नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब से ईडी के संभावित छापे की बात की है उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और खासकर जब ट्वीट किया था, आप याद कीजिए, उस ट्वीट के बाद से लगातार बहुत तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद से। बीजेपी ने जहां राहुल गांधी के ट्वीट को स्टंट बताया और उनका डर बताया, तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी को एक बड़ी सलाह दे दी है, और वो भी मुफ्त की सलाह। कई लोग, क्योंकि देखिए बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो वकील हैं और वो मुफ्त की सलाह शायद नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स है यहां उन्होंने मुफ्त की सलाह दे दी है। यहां मैं मुफ्त की सलाह की बात इसलिए भी क्योंकि चंद बड़े वकीलों में से और महंगे वकीलों में से एक हैं, इसलिए भी। खैर, जाहिर है उनका वक्त कीमती है, लेकिन फिर भी बीजेपी के भले के लिए एक सलाह अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट के जरिए दी है। और पहले उस ट्वीट में क्या कुछ उन्होंने लिखा है, आइए उसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस ट्वीट में लिख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि ईडी अगर रागा को, जी हां, ईडी अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती भी है तो ये देश बीजेपी के ताबूत पर अंतिम कील ठोक देगा। देखिए, तो ये देश बीजेपी के ताबूत पर अंतिम कील ठोक देगा, इसीलिए ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं, कभी नहीं। ये बात कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। यानी अगर बीजेपी राहुल गांधी को ईडी के जरिए गिरफ्तार करवाती है तो बीजेपी के लिए बहुत बुरा दिन आ जाएगा, ये बात कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और इस ट्वीट में ईडी के जरिए बीजेपी को राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, कांग्रेस के बढ़ चुके जनाधार और बीजेपी की खसकती हुई जमीन सबकी याद दिला दी गई है। बीजेपी को इशारों इशारों में यह समझाया गया है कि अब देश का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, जिसमें 55 घंटों की पूछताछ राहुल गांधी से ईडी ने की थी, आपको याद होगा 2022 में। अब अगर बीजेपी ईडी के जरिए राजनीतिक खेल को जारी रखेगी तो इसका बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट पर बीजेपी क्या जवाब देती है, यह देखना दिलचस्प होगा। आने वाले समय में हम इंतजार करेंगे। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि यह ट्वीट संसद सत्र के दौरान हुआ है, और खासकर तब जब मोदी पहले ही कई सवालों से घिरे हुए हैं और जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब दिख रही है। आप जानते हैं कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि अब मोदी के सहारे बीजेपी विधानसभा चुनाव में नहीं जा पाएगी। हालांकि अगस्त का महीना आ चुका है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए तैयार हैं। इसी 15 अगस्त को आपको याद होगा कि मोदी ने पिछले साल ही यह अलोकतांत्रिक घोषणा कर दी थी कि मैं ही फिर से झंडा फहराऊंगा। खैर, मोदी इस समय तिरंगा फहराने के अभियान का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। तिरंगा फहराओ अभियान, तिरंगा लहराओ अभियान, जो अभियान भी है, लेकिन यह करने में नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। और उधर कांग्रेस का अगस्त का कैलेंडर भी अब महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तैयारी से भर चुका है। 9 अगस्त को गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जगह से ही कांग्रेस गुजरात में यानी राज्य में न्याय यात्रा निकालने जा रही है। और इधर महाराष्ट्र में चुनावों से पहले कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्मदिन पर मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने इस बारे में जो जानकारी दी है वो महत्वपूर्ण है। आइए जरा रमेश चेन्नीथल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या कुछ होने जा रहा है, कांग्रेस क्या कुछ करने जा रही है, जरा सुन लेते हैं। 20 तारीख को राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। राजीव गांधी जी मुंबई में जन्म हुआ है। उनके जन्मदिन अगस्त 20 को है। वो अगस्त 20 के हमने बड़े पैमाने पे प्रोग्राम के आयोजित की है। उसमें राहुल गांधी जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे। उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार भी शामिल होंगे। सर, इलेक्शन को
तो 20 अगस्त को राजीव गांधी की जन्मतिथि के अवसर पर हम मुंबई में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें खड़गे जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे शामिल होंगे, ये रमेश चेन्नीथल्ला कह रहे हैं। वहीं 3 दिन बाद यानी 7 तारीख को महाविकास अघाड़ी की बैठक भी होने जा रही है। और इस बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है, यानी 3 दिन, आज 4 तारीख है, 7 तारीख को महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में क्या कुछ होने जा रहा है, जरा वो भी इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। रमेश चेन्नीथल्ला क्या कुछ कह रहे हैं इस 7 तारीख को होने वाली मीटिंग के बारे में, सुनिए। इलेक्शन के मीटिंग के बारे में 7 तारीख को महाविकास अघाड़ी का मीटिंग है, वो मीटिंग में पूरा चर्चा करके आगे जाएंगे। सर, मुंबई की भी खास तौर पर बैठक ली गई है अलग से, तो मुंबई में कितनी जगहों पर आप दावा कर रहे हैं? देखिए, दावा करने की बात नहीं है, ये महाविकास अघाड़ी सक्षम है, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में सरकार बनना है, इसलिए हम सारे लोग मिल करके एकजुट करके काम करेंगे। ये सारे बाकी सारे चीजों के ऊपर 7 तारीख को जो MBA का मीटिंग है, वो मीटिंग में डिसाइड करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या इसी तर्ज पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग की जाएगी? ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 110 से 120 सीटों में चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, इसके बारे में हम लोग अभी तय नहीं किया है, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे लोगों के सपोर्ट से आगे जा रहे हैं। पार्लियामेंट की चुनाव इसके बारे में एक सबूत हमको दिखाया है, बाकी चीज हम डिस्कस करके करेंगे। अभी कोई नंबर के बारे में हम लोग बात। तो साफ है कि महाराष्ट्र में चुनाव महाविकास अघाड़ी बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रहा है, और ये बात यहां कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला बता रहे हैं। और इस बार महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की हार की भविष्यवाणियां भी इसके साथ साथ होने लगी हैं। उधर बिहार, झारखंड और हरियाणा में भी बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। झारखंड और हरियाणा में इसी साल चुनाव है, जबकि बिहार में अगले साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है। मोदी लाल किले से तिरंगा तो फहरा लेंगे अभी इस 15 तारीख को, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, लेकिन क्या इससे अपनी सरकार की उम्र पूरी कर पाएंगे नरेंद्र मोदी, या बीच में ही उनके साथी अलग हो जाएंगे, इस बारे में कोई निश्चित दावा नहीं कर सकता है। अनिश्चितताओं में घिरी हुई जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके सामने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन डटकर खड़े हुए नजर आते हैं। क्या इससे वाकई बीजेपी के दिन पूरे होते हुए दिख रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों से पर्दा उठाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था, जिससे आज शुरुआत भी हम कर रहे हैं और कई बार उस पर चर्चा कर चुके हैं, और उनके बाद अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट, वो क्या मायने रखता है? क्या देश की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या बड़े खेल की तैयारी में यहां विपक्ष है? और राहुल गांधी वायनाड से जो ट्वीट कर रहे हैं, उसके मायने और उस ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी, एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी, पहले राहुल गांधी के उस ट्वीट को ले आइए स्क्रीन पे, फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा है वो भी देखेंगे। पहले अभिषेक मनु सिंघवी को ही ले आइए, जो आज अभी हम ट्वीट देख भी रहे थे थोड़ी देर पहले। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही है साफ साफ कि ईडी अगर राहुल गांधी रागा को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती भी है, तो यह देश बीजेपी के ताबूत पर अंतिम कील ठोक देगा। ये लास्ट कील जो है नेल बीजेपी के ताबूत पर, और इसीलिए ऐसा करने के बारे में बीजेपी सोचे भी नहीं और कभी ना सोचे, क्योंकि इससे बीजेपी की परेशानी और बढ़ेगी। एक हिदायत भी है और एक शुभचिंतक हालांकि नहीं हो सकते अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन फिर भी अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही है ये बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। तो ये सब कुछ क्या कुछ बताता है, और 3 राज्यों के चुनाव, खासकर जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं इन 3 राज्यों में से, वो कितना इंपॉर्टेंट है और क्या यहां से देश की सियासत बदलती हुई दिखाई देगी, बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को और चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और आज रविवार का दिन है दोस्तों, मैं जानता हूं कि कई लोग बाहर होंगे, लेकिन हमारे तमाम साथी यहां स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, कैसे देखा जाए, अभी रमेश चेन्नीथल्ला की बात आप सुन रहे थे, और 20 तारीख फिर 7 तारीख, ये सारी मतलब कांग्रेस
और इंडिया गठबंधन की आगे की तैयारियां यहां दिखाई दे रही हैं। इन तैयारियों के दम पे और उससे पहले कल शाम को, देर शाम कल अभिषेक मनु सिंघवी का जो ट्वीट आया है, यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। इसके क्या मायने रखे जाएं? अभिषेक मनु सिंघवी ने अचानक क्यों ट्वीट किया? सबसे पहले हम बात करें कल की 5 अगस्त की, जो संसद का सत्र चल रहा है वो 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर से शुरू होगा और राहुल गांधी जो है वायनाड से लौट के आए हैं, तो वो वायनाड पे अपना बयान देंगे। वायनाड की त्रासदी बहुत बड़ी है, देश ने ऐसी त्रासदी बहुत कम देखी है और केरल की ये सबसे बड़ी आज तक की त्रासदी है। तो राहुल उस पर बात करेंगे अपनी और बताएंगे कि किस तरह से वहां पे नुकसान हुआ है और किस तरह से वहां पे लोगों की मदद करने की और ज्यादा जरूरत है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कर रही है उसे और बड़े पैमाने पे करके किस तरह से वहां एक सबसे जो बड़ी मुख्य समस्या पैदा हुई है नई टाउनशिप बसाने की, क्योंकि जो प्रभावित लोग हैं पुरानी जगह पे जाना नहीं चाहते हैं और केरल सरकार ने भी कह दिया है कि वहां एक नई टाउनशिप बसेगी। अब नई टाउनशिप बसाना आसान काम नहीं है, केंद्र सरकार को उसके लिए बहुत उदार मन से मदद देना पड़ेगी। और आपको मालूम है कि भारत में नए शहर आजादी के बाद बहुत कम बसे हैं और जितने भी बसे हैं बनाए गए हैं वो सब कांग्रेस के शासनकाल के दौरान बनाए गए हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक चुनौती भी होगी। और जैसा कि मोदी जी अक्सर कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो देखते हैं इस अवसर का फायदा उठाकर वो केरल में एक नया शहर जो है कैसे बना देते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको कहा तो बता दें कि नए शहर जो बने हैं, जैसे गुजरात में ही जो मोदी जी का राज्य रहा है, जहां वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां गांधीनगर कांग्रेस ने ही बनाया था। चंडीगढ़ सबको मालूम है, हम जिस दिल्ली में बैठे हुए हैं यहां से ये कर रहे हैं, उसकी बगल में ये नोएडा, ये कांग्रेस ने बनाया था। संजय गांधी का ये सपना था और संजय गांधी ने इसकी शुरुआत की थी इंदिरा गांधी के साथ और नारायण दत्त तिवारी ने इसे ये रूप दिया था। नया छत्तीसगढ़ ये कांग्रेस के टाइम में ही उस टाइम शुरू हुआ था। तो ये सारे जितने भी नए शहर हैं, नए विकास के कार्यक्रम हैं, वो बनाए हैं। मोदी जी ने एक काम किया है, एक नई संसद बनाई है, मगर वो किस तरह की है आज पूरे देश में एक मजाक बन रहा है। नीली बाल्टी और नीली डस्टबिन, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि जो हो गई वो। और उसके बाद जो हमने अपना एक वीडियो डाला था, बिल्कुल एक्सक्लूसिव था, जिसमें राज्यसभा में नीचे पानी भर रहा था। डालना पड़ता है मजबूरी में, हमने नहीं डाला, बहुत देर से सोच समझ के डाला, बहुत जरूरी था बताने के लिए कि सुरक्षा जो है नई पार्लियामेंट की बहुत खतरे में है। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। एक ताबूत की तरह आपने बना दिया है उसको और उसमें जो है पानी तो टपक ही रहा है, बाकी भी कहीं कोई खुलापन नहीं है, हवा की समस्या है और कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ बात हो जाए तो लोग निकल नहीं सकते। उसी परिसर में पुराना संसद भवन है जहां 1 मिनट में लोग बाहर आ सकते थे, वहीं पार्लियामेंट लाइब्रेरी है, 1 मिनट में बाहर आ सकते हैं। एनेक्सी है, ये दोनों बिल्डिंगें बाद में बनी हुई है। पुरानी संसद को तो आप कह सकते थे अंग्रेजों ने बनाया था 1921 में, लेकिन ये पार्लियामेंट लाइब्रेरी की बिल्डिंग और एनेक्सी तो भी बनी है। और ये नई संसद जिसे बड़े धूमधाम से, शोर से, सेंगोल स्थापित करके मोदी जी ने बनवाया, वो भी सबके सामने है कि कोई एक सांसद भी, जी सत्ता पक्ष का भी, वहां रहना नहीं चाहता। सब कहते हैं कि अगर मौका मिल जाए तो पुरानी संसद में वापस चलो, मगर कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये जो नया आप बात कर रहे हैं कि शुरुआत होगी, बहुत सही कहा आपने, इसकी शुरुआत कल से ही हो जाएगी जी। कल जब शुरू होगा सेशन तो उसके बाद वायनाड का सवाल गूंजेगा, राहुल फिर बोलेंगे और राहुल का बोलना जो है फिर महत्वपूर्ण होगा। और ये जो बात है अभिषेक सिंघवी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए 20 साल से राहुल पे लगातार हमले हो रहे हैं और राहुल गांधी वैसे के वैसे ही डटे हुए हैं। राहुल गांधी उसी हिम्मत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और अभी तो आप सबने देखा कि किस तरह से उनसे कितने अपमानजनक ढंग से पूछा गया, कौन जात,
लेकिन इससे उन पे फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि ये सवाल मैं कमजोर के लिए उठा रहा हूं, देश के गरीब के लिए उठा रहा हूं, मैं देश के आदिवासी, पिछड़े और दलित के लिए उठा रहा हूं। मुझे तो मालूम है गालियां मिलेंगी और मैं सहर्ष खुशी खुशी गालियां खाने को तैयार हूं। और जो उनका परफॉर्मेंस है नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस तरह कर रहे हैं, देश की हवा बदल दी है, तो इंफॉर्मेशन है उनके पास जी। जब आदमी पावर में होता है तो उसकी शकील जी, इंफॉर्मेशन की बात आप कर रहे हैं तो मैं जरा पूछ लूं कि क्या ये इंफॉर्मेशन है, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी को इतनी लेट नाइट बताया किसने कि आपके यहां छापा पड़ने जा रहा है ईडी का? जब आप पावर में होते हैं, जब आपकी हलक बढ़ती है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपसे भी संपर्क करती है, आपके नजदीक भी रहना चाहती है। और ब्यूरोक्रेसी जो है उसी के सोर्स है, उसी के सूत्र हैं जिन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, इसकी तैयारियां हो रही हैं। और राहुल, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि छापा तो पहले भी कई पड़े हैं, उन्हें तो संसद से निकाल दिया गया, 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, घर छीन लिया, एसपीजी छीन ली, क्या नहीं किया, हाथरस जाते हुए सड़क पे गिरा दिया, सब कुछ तो किया, लेकिन उससे राहुल विचलित नहीं हो रहे। अभी आपने देखा ना, वो एक बड़ा जबरदस्त दृश्य था लोकसभा में, जो अनुराग ठाकुर ने इतना निर्लज्ज वार किया उनके ऊपर। भारत के अंदर यह पूछना सबसे खराब, सबसे अपमानजनक माना जाता है, कौन जात, जिनकी जात का पता नहीं, जिनकी बाप का पता नहीं, वे हमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारी क्या औकात है। ये वही टोन था, लेकिन राहुल ने उसका जवाब कोई गुस्से में नहीं दिया, किसी उसमें नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि इस देश में जो भी दलित के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़े के लिए आवाज उठाएगा उसे गालियां खाना पड़ेंगी। लोग खाते रहे हैं, सदियों से खाते रहे हैं, और मैं भी खाऊंगा। तो अब उनके ऊपर घबराई हुई सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो ये छापा क्या होगा इससे? जो अभिषेक ने कहा, एक कदम आगे बढ़ के उनके पास भी सूचना होगी, अभिषेक बड़े वकील हैं, कि और आगे क्या कर सकते हैं कि सिर्फ पूछताछ नहीं, गिरफ्तारी भी। भाई देश के 2-2, 3-3 मुख्यमंत्रियों को इन्होंने गिरफ्तार किया, मिला कुछ नहीं आज तक, किसी मामले में कोई सजा नहीं हुई। और आप देखिए कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर भी तो सीबीआई गई थी जब सरकार बनी थी, 10 साल हो गए इस बात को। तो मनमोहन सिंह के सीबीआई, पूर्व प्रधानमंत्री क्या हुआ? आपने कौन सा मुकदमा लॉन्च कर दिया मनमोहन सिंह के खिलाफ? आपने किसको अभी तक गिरफ्तार किया? शीला दीक्षित के बारे में आपने कहा था, आपने रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कहा था, सबके बारे में आपने कहा। चरित्र हनन केवल जनता की निगाहों में उन्हें गिराने का प्रयास। और राहुल के मामले में बिल्कुल उल्टा हो गया। आप जितना राहुल के खिलाफ बोलते हैं, राहुल का कद उतना ही बढ़ता चला जाता है। आज क्या असर हुआ राहुल पे? अरे राहुल की हिम्मत थी, उनका साहस था, और इससे भी बड़ी बात, जनता के प्रति, आम जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, कमिटमेंट, जिसकी वजह से उन पर कोई असर नहीं होता है। देखिए, ये कहना नहीं चाहिए और बात कई बार थोड़ी वैसी हो जाती है, लोग कहते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में इतना हिम्मत वाला नेता जो है बहुत कम पैदा हुआ है, बहुत कम पैदा हुआ है, जिसपे किसी भी हमले का, किसी भी आक्रमण का असर नहीं होता है, जो डरता नहीं है और सिर्फ जनता की बात करता है। तो इसलिए जो है, जाहिर है मोदी सरकार घबराती है। मोदी जी की संख्या कम हो गई, 240 हो गए, 400 कहते थे। और आपने जो कहा कि सहारे से चल रहे हैं, तो ये सहारे की जो सरकार है, ये तो बहुत सारे सवालों का सामना कैसे करेगी? खुद नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जो है जाति गणना कराई है और आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। अब क्या होगा? अब राहुल कह रहा है कि कराओ गणना, और मुझसे पूछ रहे हो तुम मेरी जात क्या है? कल प्रधानमंत्री घोषणा कर दे, कल सोमवार है, संसद का सत्र शुरू होगा, प्रधानमंत्री घोषणा कर दे जाति गणना की, और सरकारी आदमी को राहुल क्या पहुंचा दू। हमने पहले भी कहा, जाति सरकार पूछ सकती है, सरकारी आदमी पूछ सकता है, लेकिन बस में या ट्रेन में या संसद में आप नहीं पूछ सकते।
ये सरकारी काम है। सरकार ने पूछा है ना, जाति पूछी जाती है ना, दलित में भी लिखा जाता है, पिछड़ों में भी लिखी जाती है, जो आपने सवर्ण कोटा दिया उसमें भी लिखी जाती है। जी जी बिल्कुल। तो सरकार पूछ सकती है, सरकार पूछे, लेकिन संसद में आप नहीं पूछ सकते, अपमान आप नहीं कर सकते। तो कल घोषणा कर दे प्रधानमंत्री कि मैं जाति जनगणना करा रहा हूं और राहुल गांधी के आदमी जा रहा है, राहुल गांधी बताएंगे उसको, जो पूरा फॉर्म होगा उसको राहुल गांधी भर के देंगे, उसमें सारे कॉलम भरेंगे, लिखेंगे राहुल गांधी, देश जान लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप किसी से नहीं पूछ सकते। बिहार में जाके जो ये कह रहे हैं, जहां जनगणना हो चुकी है, अनुराग ठाकुर पूछ रहे हैं किसी से भी, किसी दलित टोले में चले जाएं, यादव टोले में चले जाएं, कुर्मी टोले में चले जाएं, कौन जात का पता नहीं, अनुराग ठाकुर को मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है इसका जवाब। तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब जो है प्रधानमंत्री मोदी के रिएक्शन जो है वो पैनिक रिएक्शन है, और इस पैनिक रिएक्शन में आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन राहुल जो है वो हिम्मत के साथ डटे हुए हैं और मुद्दों के साथ डटे हुए हैं, इसलिए अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ जात भी नहीं पूछ रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है। यहां जाति पूछना भी उससे भी 2 कदम आगे है। वो कह रहे हैं जिसकी जाति का पता नहीं, इसका मतलब जो अभी आप बोल रहे थे, जाति के साथ साथ जो आपने कहा, मैं नहीं चाहता हूं उस लेवल पे अपनी बात हम लेके जाएं, लेकिन ये सीधी गाली है, इसको गाली के रूप में यूज किया जाता है कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ये बात एक नहीं 2 बार अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री दोहराए, जिसको अनुभव मंत्रिमंडल में रहने का है, वो अगर दोहराए तो ये दुखद है। और इसलिए यहां पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण जो आपने कही है शकील अख्तर जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो बात छेड़ी है कि ईडी वाले उनके घर आने वाले हैं छापेमारी के लिए, और कल अभिषेक मनु सिंह भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर ईडी वाले ऐसा करते हैं, बीजेपी की सरकार है वो ऐसा करवाती है, तो आने वाले समय में यह तय मानिए कि यह आखिरी कील है उनके ताबूत में, और इसके बाद स्थिति बहुत भयावह हो सकती है बीजेपी की। बीजेपी को उन्होंने सलाह दी कि ऐसा कभी मत करना वरना बुरे फंसोगे। यहां साफ साफ आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, जरा आपसे समझूं, क्या यहां से जो राजनीति है, थोड़ा आगे की राजनीति को हम समझें, पीछे जो कुछ हुआ है पिछला सप्ताह, जो बीता सप्ताह, वहां जो कुछ चला है, उसके बाद कल से एक नया सप्ताह जिसकी चर्चा कर रहे हैं शकील अख्तर जी, और नए सप्ताह में शकील अख्तर जी जरूर ये उम्मीद करते हैं कि जाति आधारित जनगणना की बात, उसकी घोषणा कर दें नरेंद्र मोदी। लेकिन अभी तक मुझे ध्यान नहीं है कि जाति जनगणना की बात तो छोड़ दीजिए, जनगणना की बात भी नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कभी की हो। अगर आपको याद हो तो बता दीजिएगा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन यहां से परिस्थितियां क्या बदलती हुई नहीं दिखाई देती हैं। आपका एम है कि आप 15 अगस्त को झंडा फहराइए, आप जाके झंडा फहरा लेंगे, लेकिन देश कहां है वो भी तो पूछा जाएगा। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। जी निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि मोदी साहब का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है कि 15 अगस्त को फिर से झंडा फहराएंगे, और इसका ऐलान वो करते भी रहे हैं कि अगली बार भी झंडा जो है 15 अगस्त में मैं ही फहराऊंगा। उसके बाद वो ये भी बता चुके हैं कि विदेश में मुझे कहां कहां से न्योते मिले हैं। ये सब पिछले चुनाव, मतलब इस चुनाव के पहले से बताते आ रहे हैं। तो एक तरह से ये बात तो सही है, लेकिन देखना ये है कि इस 15 अगस्त में उन्हें जो कहना चाहिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको 10 साल से लगातार टाल रहे हैं, क्या उसका कुछ जिक्र होगा जिसके लिए देश अब सुनना चाहता है। हालांकि लोकसभा में और राज्यसभा में जब संसद में जब अभिभाषण हुआ, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसमें ऐसी जो मूलभूत हमारे देश की समस्याएं हैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं थी। तो 15 अगस्त के बारे में हमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। पिछले 10 वर्ष में 10 बार जो उन्होंने झंडा फहराया है उसी के अनुरूप होगा। लेकिन असली बात यह है कि संसद में क्या होगा। संसद में जो होने जा रहे 3 प्रमुख मुद्दे तो रहेंगे ही। वायनाड में देखिए मजेदार बात यह है कि वायनाड में पहुंचने वालों में एक वहां का भूतपूर्व सांसद और संभवतः वहां की भावी सांसद जो है लोकसभा सदस्य है, वो दोनों के दोनों उपस्थित थे। वहां पर इस बात का बड़ा प्रभाव गया है लोगों के ध्यान में आया है कि देश में जब भी कोई बड़ी बात, ऐसी बात होती है तो सरकार की ओर से तो कोई नहीं पहुंचता, केंद्र की ओर से कोई नहीं पहुंचता, जहां मोदी जी को होना चाहिए था। आपको याद होगा 2013 में
उत्तराखंड में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, कई लोग उसमें मतलब कई लोग लापता हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए। उस समय दावा ये किया गया था, गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे मोदी जी, और उन्होंने बताया कि कितने घंटों के अंदर उन्होंने कितने हजार जो है लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया था, रेस्क्यू किया था और ले आए थे, और वो सारे के सारे गुजराती थे। ठीक है कि उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप कर रहे हैं आप? हाँ, केदारनाथ उत्तराखंड का, जी जी जी, वही मैंने कहा उत्तराखंड में जो हुआ था। लेकिन अब देखना यह है कि उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री जो थे वो गुजरात के थे, तो उन्होंने गुजरातियों को बचा लिया। अब तो वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तो क्या उन्होंने उसी तरीके से वायनाड में फुर्ती दिखाई? नहीं दिखाई। तो कुल जमा वहां पर खड़ा होने वाला फिर से वही व्यक्ति है जिसे हम तमाम तरह के व्यक्तिगत त्रासदियों में भी देखते हैं और सामूहिक त्रासदियों में देखते हैं। व्यक्तिगत त्रासदियां कौन सी है? हाथरस की है, उन्नाव की है, वहां पे लखीमपुर खीरी की वगैरह वगैरह जो बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन एक सामूहिक त्रासदी में फिर से जो है दोनों बहन भाई खड़े हैं। तो ये बात जब लौट के बाद सही है कि वायनाड के बारे में चर्चा होगी और इसके बारे में राहुल गांधी का जो पक्ष रहेगा, वो जो बोलेंगे उसी पर आधारित जो है सारी की सारी बातचीत होगी। और पिछले समय से आप देखिए कि लोकसभा में वही हो रहा है, जो विमर्श राहुल गांधी सेट कर रहे हैं उनके भाषण से शुरुआत होती है और सरकार पूरे के पूरे समय में बचाव करती है और अंततः सही, तर्कसंगत, न्याय संगत कोई भी लॉजिकल बात करने की बजाय अंततः वो उसी हमले पे आ जाती है। और वही बात पे अनुराग ठाकुर वाली जो बात होती है कि आपकी जाति क्या है, यहां पर बात खत्म हो जाएगी। तो अब देखना यह है कि 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं आने वाले समय में जो संसद में गूंजेंगे, उसमें निश्चित रूप से वायनाड भी रहेगा, जाति जनगणना की भी बात रहेगी, और अब नया मुद्दा उसमें जुड़ गया है कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी का जो ट्वीट है वो निश्चित रूप से वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि प्रसिद्ध वकील हैं, उनके लोगों के साथ कनेक्शन है और वो जो बता रहे हैं। आप याद कीजिए कि 1 साल पहले जब इसमें नेशनल हेराल्ड वाले मामले में उनसे 55 घंटे की पूछताछ हुई थी, 55 घंटे की। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी ईडी के सामने पूछताछ का धैर्यपूर्वक बिना टूटे जवाब देने वाला शायद अकेला राहुल गांधी था, जबकि उन्हीं पार्टी में अशोक चौहान जैसे भी लोग थे जिन्होंने दल बदल इसलिए कर दिया और जाके बताया सोनिया गांधी को कि भाई मैं जेल जाने से डर रहा हूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। तो अब जो है, अगर ये बात सही है कि अगर आप आज राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे तो उसका रिपरकशन बहुत जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त। उसमें जो है लोग, उसका होता यह है कि आप राहुल गांधी को जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, न केवल कांग्रेस मजबूत हो रही है, उसके साथ साथ पूरा इंडिया गठबंधन ही मजबूत हो जाता है। एक भी व्यक्ति ने इस चुनाव के बाद और नई संसद बनने के बाद कांग्रेस का या इंडिया का साथ लगभग नहीं छोड़ा है। एकाध होंगे, कोई छोटे मोटे स्तर पे होंगे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण लोग नहीं है। तो जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस पहले चल रहा था, वो ऑपरेशन लोटस का अता पता नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तरस रहे हैं कि किस प्रकार से हम 272 की अपनी जो संख्या है, बहुमत की संख्या है, उसको पाले, ताकि हमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीएस पार्टी और दूसरा तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जेडीयू से छुटकारा मिल जाए। लेकिन न तो वो छुटकारा मिल रहा है और न ही राहुल गांधी और इंडिया के आक्रमण हो रहे हैं। पिछले समय अकेले राहुल गांधी थे, अब राहुल गांधी के साथ उधर महुआ मोइत्रा भी हैं, इसके बाद अखिलेश हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोग मामला उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पर ईडी की जो भी कार्रवाई होनी है, होती है या नहीं होती, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके बहाने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात जो है वो भी बड़े स्तर पर संसद में उठाई जा सकती है और वहां पर जवाब देना जो है, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। अब ये देखने की वाली बात है कि बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठुकती है नहीं ठुकती, वो एक बात की बात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कटघरे में जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और एनडीए के पास इस बात का कोई जवाब नहीं रहेगा कि किस प्रकार से वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने से सरकार रोक सकती है। इसमें निरुत्तर होगी, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहां से परिस्थितियां क्या बदल सकती हैं, जरा अमलेंदु जी आपके पास भी जल्दी से आना चाहता हूं। आप कैसे देखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट को? राजीव जी, अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट एक तरीके से चैलेंज भी है भारतीय जनता पार्टी को और समझाइश भी है, दोनों है। और ये समझाने की कोशिश है कि भाई आप 272 नहीं हैं, 240 हैं और खामखा पंगा मत लीजिए, पंगा लेंगे तो आपका हश्र बुरा हो जाएगा।
और दूसरा चैलेंज भी एक तरीके से है कि आप जो करने जा रहे हैं उसके लिए दूसरा पक्ष तैयार है और वो आपसे लड़ने के लिए भी तैयार है, और आपकी हैसियत असली जो है वो आपको बताने के लिए इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी तैयार है। तो एक तरीके से चैलेंज और सुझाव दोनों भारतीय जनता पार्टी को अभिषेक मनु सिंघवी ने दिए। निश्चित तौर पर राजीव जी, अभिषेक मनु सिंघवी जो कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन अपनी आदत से मजबूर है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी राजीव जी इस समय नरेंद्र मोदी के साथ में लोग नहीं है, ये बातें भी अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। अभी जो हम लोगों के यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि वो वक्फ बोर्ड पे लेकर के कोई बिल लेकर आने वाले हैं, सरकार लेकर आने वाली है, उस बिल पर एनडीए के अंदर ही बगावत के सुर तेज हो गए हैं। चिराग पासवान का कहना है कि पहले हम इस बिल को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर अपने कोई विचार व्यक्त करेंगे। तो अगर सरकार को बिल लेकर आ रही है, उनका सहयोगी संगठन दल जो है, जो कि मंत्री भी आपके मंत्रिमंडल में है, अगर वो ये कह रहा है कि हम पहले बिल को पढ़ेंगे तब इस पर विचार व्यक्त करेंगे, तो आपकी कैबिनेट में ये कैसे बिल आ रहा है और कैसे आपने इसकी तैयारी की है सरकार जाने। इसका मतलब कि एनडीए के अंदर भी बहुत से मसलों पे चीजें ठीक ठाक नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति में आप राहुल गांधी को छेड़ते हैं और जातिगत जनगणना के सवाल को अगर आप दबाना चाहते हैं, तो इस जातिगत जनगणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उसके सहयोगी दलों के अंदर भी जबरदस्त तरीके से टूट होगी। चूंकि अब ये संदेश जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी ने चक्रव्यूह वाली बात उठाई, जातिगत जनगणना की बात उठाई, इसलिए नरेंद्र मोदी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, और इसीलिए अब ये कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। तो राजीव जी, ये समझा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, एक तो वो आउट हो गई, और जैसा कि हम लोगों ने कल भी चर्चा की, परसों भी चर्चा की थी, कि सरकार के अंदर अब ऐसे केंद्र पैदा हो गए हैं जो सरकार के अंदर की चीजें बाहर ला करके दे रहे हैं, और कुछ भी अब गोपनीय नहीं रह गया है। जैसा कि पहले होता था कि रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे, टीवी पे आकर घोषणा कर देते थे कि नोटबंदी की जा रही है और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो वो अगर नोटबंदी और लॉकडाउन भी लगाएंगे या कुछ करेंगे, तो पहले ही आकर के वो जनता के बीच आ जाएगा और 8 बजे से पहले ही वो 6 बजे आउट हो जाएगा। ये परिस्थितियां पैदा हुई है। चूंकि आप जो कार्रवाई करने जा रहे थे, वो अगर आधी रात में राहुल गांधी को मालूम पड़ जाती है और राहुल गांधी उसको देश को बता देते हैं, तो ये सबसे बड़ा फेल्योर नरेंद्र मोदी की सरकार का और नरेंद्र मोदी का खुद का भी है। और जो बताया जाता था कि बहुत अभेद्य है नरेंद्र मोदी का किला और वहां से चीजें बाहर नहीं आती हैं, तो ये उस अभेद्य किले की भी पोल एक तरीके से खुल गई। तो राजीव जी, समझा जा सकता है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं या चैलेंज दे रहे हैं या समझा रहे हैं, जिसको नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी जो भी इसको समझे, वो ये समझा रहे हैं कि देखो विधानसभा के चुनाव नजदीक है, इसमें भी तुम्हारी हार होने जा रही है। इससे पहले अगर ये काम करते हो तो उससे पहले ही आपकी मतलब आपकी जो है वो ताबूत जो है, और जिस ताबूत के अंदर आपने बनाया है अपना ताजमहल बनवाया है, जिसमें पानी भर जा रहा है, बंदर भी पहुंच जा रहे हैं, तो ये उसमें आखिरी कील हो सकता है। और इसलिए विधानसभा चुनाव के शायद इंतजार ना करना पड़े। तो इसलिए गड़बड़ी मत करो। विधानसभा चुनाव की बात तो गड़बड़ी होनी ही है, लेकिन उससे पहले करोगे तो ताबूत में आखिरी कील जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले ही छूट जाएगी। जी, विधानसभा चुनाव सामने है और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल ही सामने है, जबकि 8 से 10 तारीख तक, इसी महीने की 8 से 10 तारीख तक चुनाव आयोग की एक टीम जम्मू कश्मीर जा रही है और वहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, उसके बाद वहां भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना है, 30 सितंबर यानी अगले महीने की 30 तारीख तक। और उसके बाद फिर चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में इसी साल होना है, जबकि अगले साल फरवरी में दिल्ली में चुनाव होना है और उसके बाद अगले साल नवंबर में चुनाव होना है बिहार में। तो 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव हैं सामने, 5 नहीं बल्कि 6 राज्य कह लीजिए बिहार लगाकर। और इन 6 राज्यों के चुनाव से पहले जो 4 राज्य हैं, यहां पर परिस्थितियां कुछ और दिखाई देती हैं, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। उसके बाद देश की सियासी हालत शायद बदलते हुए दिखे, लेकिन वक्फ बोर्ड की चर्चा कर रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, और कहीं ना कहीं वो भी एक आखिरी कील वाली बात यहां पे इस सरकार, चलती सरकार के लिए हो सकती है, क्योंकि चाहे नीतीश बाबू हो या उधर आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू हो, ये दोनों बाबू जो हैं, इनके लिए वक्फ बोर्ड और मुस्लिम वोटर्स कितने मायने रखते हैं, ये शायद नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र बाबू को भी पता होगा ही। तो आगे देखते हैं। इसीलिए चिराग पासवान का जो आप जिक्र कर रहे थे वो यहां महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है। जरा राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। और क्या आपको लगता है जो बात राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखी, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने उस बात को आगे बढ़ाई, क्या यहां से राहुल गांधी के ऊपर लगाम कसने की या उन्हें गिरफ्तार करने की, जेल में डालने की, या कुछ और साजिश रची जा रही है? क्या कुछ दिखाई देता है?
राजीव जी देखिए, ये तो तय बात है कि इस समय राहुल गांधी देश में जननायक के भूमिका में है। जो तमाम चुनाव आयोग और तमाम दूसरे जो विसंगतियों को देखा है, तो उस कारण से लोकसभा में 240 वाले संख्या पे भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। वो दरअसल में वास्तविक संख्या नहीं है। और तमाम अब तो कई सारे जो एजेंसियां थी जो कि नहीं कहती थी पहले खुल के, अब तो कहने लगी है। सीएसडीएस तरीके एजेंसियों को मानना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से बहुत ज्यादा। और मैं कह रहा हूं कि इसमें पूरे देश भर में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बिल्कुल जमीन में निचले स्तर पे है और राहुल गांधी की लोकप्रियता सबसे चरम स्तर पे। और वो जो कुछ भी कह रहे हैं, उनके बातों का संपूर्ण जनमानस पे काफी जबरदस्त असर हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से इस प्रकार का कोई प्लान करे, आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने पहले ही संपूर्ण मामले का खुलासा कर दिया है, मुझे नहीं लग रहा है कि अब उनके ऊपर कोई, उनके तरफ कोई आंख डालने की भी कोई हिम्मत भारतीय जनता पार्टी कर सकेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जो सरकार खुद चला रही है, मैं अभी भी मानता हूं कि विपक्ष को चूंकि लगा कि उन्हें विपक्ष की भूमिका मिली है, तो उन्होंने सरकार को अस्थिर करने के लिए अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं किए। लेकिन अगर राहुल गांधी के साथ इस प्रकार की कोई भी साजिश की स्थिति होगी, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा है वो बिल्कुल मैं मानता हूं कि वो सबसे एक सही स्थिति, और यह सरकार के लिए, बीजेपी के लिए एक आखिरी जो है कि कील साबित होगी और इनकी जो एक तरह से भूमिका है वो समाप्त होने वाली स्थिति में दिखेगी। राजीव जी, अगर बिहार में ही देख लीजिए, एक सांसद है जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर को, वो खुद जो है कि कह रहे हैं कि हमें हराने, हमने एनडीए की भूमिका थी, जदयू की भूमिका थी और ये तमाम बीजेपी के लोगों की भूमिका थी। लालू यादव की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के तमाम सांसद अगर हम लोग खोज के देखें, एक नाथ शिंदे ग्रुप के कई सारे सांसद हैं जो शुरुआत से ही इंडिया अलायंस की तरफ लगातार संपर्क करके बने हुए हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद लगातार ममता बनर्जी के संपर्क में बने हुए हैं। तो ये जो सरकार अभी बनी हुई है, वो सरकार कब गिर जाएगी ताश के पत्ते के भेड़ की तरह, वो बीजेपी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अभी हम लोगों को ध्यान हो कि जनता दल सेकुलर जो यात्रा निकलने वाली थी, कितना मेहनत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो एचडी कुमार स्वामी को मना सकी है। वो नहीं तो देखिए, उन्होंने खुलेआम जो है कि एक तरह से विरोध का बिगुल फूंक दिया था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जबकि केवल 2 सांसद हैं और उन्हें कितना भारी भरकम मंत्रालय मिला है कुमार स्वामी को, और सोचिए कि वो कैबिनेट मंत्री भी है। जबकि हम लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जयंत चौधरी जी 2 सांसद वो भी जीत के आए हैं, वो, लेकिन उनको राज्य मंत्री से संतुष्ट होना पड़ रहा है। तो बीजेपी के अंदर जो ताना बाना है, उनकी ताना बाने की स्थिति सही नहीं है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण हुआ है, लेकिन उसके बाद जो तमाम सहयोगियों की संख्या बढ़ी है, वो इंडिया अलायंस के सहयोगियों की संख्या बढ़ी है। तमाम निर्दलीयों ने जो समर्थन दिया है वो इंडिया अलायंस की तरफ दिया है। जबकि अगर सत्ता का सामान्य प्रकृति जो राजीव जी होता है, सत्ता की सामान्य प्रकृति में वो समर्थन सीधे सीधे सत्ता पक्ष की तरफ जो है कि निर्दलीय सांसद चले जाते हैं। लेकिन बीजेपी अपने सांसदों की संख्या या एनडीए अपने सांसदों की संख्या बढ़ा नहीं पा रही है, और जो उनके पार्टनर्स है वही उन्हें आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पे जो तमाम दूसरे उनके सहयोगी दल, अभी कांवड़ यात्रा के प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि दूसरे लोग तो बाद में विरोध करते हैं, जयंत चौधरी पहले विरोध कर रहे थे। अनुप्रिया पटेल के विरोध को देख लीजिए, वो किस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वो चिट्ठी लिख रही है। तो बीजेपी के तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल है, वो आपस में उनकी स्थिति सही नहीं है। और उस दृष्टि से वो जो एक नया बिल लाने की बात कर रहे हैं, उसमें तो देखिए नीतीश कुमार का विरोध और चंद्रबाबू नायडू का विरोध के अतिरिक्त कई दूसरे लोगों के विरोध होंगे, जिसमें अभी हम लोग चिराग पासवान की बात कर रहे थे राजीव जी, तो वहां पे विरोधियों की संख्या और बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए वो बीजेपी के लिए आसान चीज नहीं है। हम लोगों को जरूर बजट से पहले तक दिख रहा था कि मोदी जी एक ऐसी भाव भंगिमा दिखाने का प्रयास कर रहे थे जैसे वो 240 सीट जीत कर नहीं आए, जैसे वो 340 सीट तक जीत के आए। लेकिन बजट के समय में हम लोगों ने देख लिया कि उनके 240 का पर्दाफाश हो गया कि नहीं, वो 240 वाले जगह पे ही है। कभी उनके चेहरे पर अब तक वो चमक हम लोग नहीं देख पाए, और कहां से चमक आएगी जिस तरह से राहुल गांधी उनको तमाम मामले पे घेर रहे हैं और एक सवाल का उनके पास उत्तर नहीं है। सदन के भीतर अनुराग ठाकुर के मामले को लेके जनता के बीच में बहुत जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है वो एक काफी समाज में उसको गाली के रूप में देखा जाता है और काफी खतरनाक गाली के रूप में देखा जाता है।
यहां तक कि उसमें स्पीकर के पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति थे उन्होंने उनके भाषण का अंश निकलवा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के भीतर जिस असंसदीय भाषा घोषित किया गया हो उसको ट्वीट करके कहते हैं कि आप लोग ध्यान से सुनिए। इन सब मामलों से बीजेपी की छवि मैं कह रहा हूं कि बहुत जबरदस्त तौर पर सीधे गिर रही है। और राहुल गांधी को पता क्यों नहीं चलेगा? आपको याद होगा राजीव जी, जब 55 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ ईडी कर रही थी तब भी राहुल गांधी को ईडी के अधिकारियों ने बताया था कि हम लोगों को कहा गया था कि बिल्कुल रगड़ के पूछा जाए उनसे, और ईडी के अधिकारियों ने खुद राहुल गांधी का यह बयान है। उसमें भी जो सोनिया गांधी बीमार थी तब भी उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो डराने के ये प्रयास वो किसी और के साथ बीजेपी करेगी तो कर लेगी। यहां तो जन जन तक पूरा विपक्ष अभी ऊर्जामान है राहुल गांधी से, और यहां तक कि भारत के सामान्य जनमानस में उनसे ऊर्जा मिल रही है। उनके डरो ना के नारे के सामने में सब लोग उनके पीछे झुक चल रहे हैं, और उस राहुल गांधी को डराने का कोई भी प्रयास अगर बीजेपी करेगी तो बीजेपी को वो प्रयास काफी महंगा पड़ने वाला है। राजीव जी, यही बात तो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, कि बीजेपी का ये प्रयास जो है वो शायद उसके लिए आने वाले समय में उस ताबूत की जो आखिरी कील है वो न साबित हो जाए उनकी बात। खैर आगे बढ़े और जयशंकर जी आपसे जरा समझूं, बहुत कुछ हम लोग हमारे चारों साथी अपनी बात रख रहे थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक तरफ राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, दूसरी तरफ कल अभिषेक मनु सिंघवी यानी लगभग 48 घंटे बाद उनका ट्वीट आता है। इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाए और क्या सचमुच कुछ अंदर खाने चल रहा है? और यहां अगर अंदर खाने चल रहा है तो यहां बुरी तरह घिरी हुई, मुझे जो लगता है उस बात को आप देखिएगा, अपने हिसाब से जरूर बताने की कोशिश कीजिए। मुझे यह लगता है कि क्या आने वाले समय में या आज की तारीख में मोदी जी, उनकी सरकार बुरी तरह फंस गई है। अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो फिर यह भी होगा कि देखो राहुल गांधी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ, वो सही था, राहुल गांधी ने ऐसा कहा। और नहीं होती है तो देखो राहुल ने बताया था और डर गई मोदी सरकार, दोनों तरफ से। लेकिन तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आज की तारीख में राहुल गांधी को अगर गिरफ्तार करवा लेती है सरकार, तो जैसा चाहेंगे ये 240 वाली सरकार जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा? क्या देश की जनता जो 240 में समेट के रखी हुई है आने वाले समय में 40 पर समेट के नहीं रख सकती है? क्या बीजेपी 40 पर नहीं सिमट जाएगी? मतलब ये इस हालत को जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि जब राहुल गांधी गिरफ्तार कर लिए जाएं, तीन चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक तो ये कि अगर उनकी बात सही निकली जो ट्वीट में है तब बात गलत बात अगर वो रिएक्शन होता नहीं है तब, और गिरफ्तारी की बात तक आ जाती है तब, यहां से आगे की सियासत। नहीं राजीव जी, देखिए एक तो देश भर में ये बात पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को अपने पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वो कोई जांच एजेंसी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रूप में वो काम कर रहे हैं। ये बात लोगों की समझ में आ गई। जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से अन्य विरोधी दल के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से विरोधी दल के जो नेता थे जिनके बारे में प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि साहब इतने 1000 करोड़ के घोटाले के आरोपी को छोड़ेंगे नहीं, या आदर्श भूमि जमीन घोटाले के आरोपी अशोक चौहान को छोड़ेंगे नहीं, और उन लोगों को भाजपा में शामिल कराया। तो ये लोगों में जन जन तक बात पहुंच गई है कि ये सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद देखिए चुनाव में जब हुआ तो जिस तरह से वो नीचे आ गए, 240 पे सिमट गए, तो लोगों को ये उम्मीद लगी थी कि शायद अब इनका रुख थोड़ा बदलेगा और अब ये थोड़ा जन कल्याण की तरफ या देश के आर्थिक प्रगति विकास के लिए अब काम करेंगे, शुरू करेंगे, और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जो बैर की भावना है, बदला सधाने की भावना है, उससे थोड़ा सा हटेंगे। लेकिन नहीं हटे। अब जिस तरह से अभी भी हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हरियाणा में कांग्रेस के कई नेताओं के यहाँ छापे, कभी गिरफ्तारी, कभी कुछ हो रहा है, उनके समर्थकों के यहाँ हो रहा है, लगातार कुछ न कुछ। हम कह रहे हैं देखो, अगर कोई भ्रष्ट है, बेईमान है, आप गिरफ्तार करिए, आप उसकी जांच करिए, उसके यहाँ छापे डालिए, कोई ये नहीं। लेकिन जिसको आपने कहा कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उसको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, उसको आपने 2 दिन के बाद राज्यसभा के मेंबर बना दिया। तो ये कैसा है, कैसे हो सकता है ये? तो इसलिए ये है, अब राहुल गांधी को कहीं न कहीं से
ये सूचना जरूर मिली होगी। उन्होंने तो कहा भी था कि ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि शायद छापा पड़ने वाला है और मैं उनका चाय और बिस्कुट से स्वागत करूंगा। तो राहुल गांधी देखिए, जैसे होता ना तप करके जो सोना बनता है, वो आज की राहुल गांधी है। जिस तरह से यात्राएं देश भर की राहुल गांधी ने की, जिस तरह से लगातार राजनीतिक हमलों का, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे टीवी चैनलों पे हो, चाहे संसद के अंदर हो, और उसका उन्होंने मुकाबला किया और बहुत ही संयत भाव से। कभी हमने उनको उत्तेजित होते हुए बहुत कम देखा। अगर उत्तेजना की बात भी आई होगी तो थोड़ा हंसते फुल्के, हल्के फुल्के अंदाज में ही कहा होगा। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए अभिषेक मनु सिंह भी ठीक कह रहे हैं। भाई आप देखिए, इस देश ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को भी देखा है। जो इंदिरा गांधी आपातकाल की खलनायिका के रूप में साबित हुई थी और चुनाव कांग्रेस और इंदिरा जी और संजय गांधी भी हार गए थे, उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार ने उनको गिरफ्तार करवाया, उसके बाद 1980 का चुनाव हुआ, क्या हुआ? वो हीरो के रूप से उभर करके आई और जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं रह गया। तो वो एक अलग कंडीशन हो सकती है। और राहुल गांधी पे तो अभी मतलब विपक्ष के किसी भी आदमी पे कोई आरोप पुष्ट नहीं हो रहा है, कहीं कोई सबूत मिल नहीं रहा है जो चस्पा कर सके कि हाँ भाई ये है, ये इन्होंने करप्शन किया है, ये पैसा यहां से गया वहां गया, या इस बैंक से गया इस बैंक में आया, या ये नकदी का ये वीडियो है जो नकदी दे रहे थे, ले रहे थे, ये सब। तो कहीं ना कहीं कुछ तो होना चाहिए, चाहे अरविंद केजरीवाल के मामले में हो, चाहे हेमंत सोरेन के मामले में हो, चाहे राहुल गांधी या कांग्रेस के अन्य नेताओं के बारे में हो। तो ऐसा कोई सबूत अभी तक तो पेश नहीं कर सका है ईडी और सीबीआई। और ईडी के बारे में तो कुख्याति है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जांच एजेंसी नहीं होगी जिसका सक्सेस रेट 0.4% हो। तो ऐसी ईडी एजेंसी और जांच करे और पूछताछ करे, उसका मतलब क्या है? तो मजाक का विषय है। अब सवाल यह है कि थोड़ा सा गंभीरता लानी होगी अपोजिशन के लोगों को भी। और जिस तरह की बात अभी हो रही थी, देखिए बहुत गंभीर बात बोली थी अनुराग ठाकुर ने, अभी शकील भी कह रहे थे, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है पूरे देश भर में, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे आ रहा है कि साहब जाति कैसे पूछ ली, और जाति पूछ ली तो जाति बताने में क्या हर्ज है? जाति कतई नहीं पूछी। एक बार फिर से अनुराग ठाकुर के वीडियो को सुनना चाहिए। उसमें एक बार उन्होंने नहीं कहा कि आपकी जाति क्या है, उन्होंने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। आप समझते हैं, यूपी बिहार पता नहीं, हिमाचल में लोग हम क्या कहते नहीं मालूम है, यूपी और बिहार में मां की गाली है, इसकी तो जाति का ही पता नहीं है, कौन इसका बाप है इसका पता नहीं, ये इस तरह की गाली होती है। तो इस पर जो विपक्ष, और उससे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको ट्वीट करके कह दिया कि साहब इनके भाषण को सुना जाए, जबकि वो एक्सपंज कर दिया था, चेयर ने उसको एक्सपंज किया था और उसको उन्होंने कर दिया। तो प्रिविलेज का मामला बनता है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर प्रिविलेज होना चाहिए कि भाई आपने उस बात को कैसे लोगों को आह्वान कर दिया सुनने के लिए जिसको कि चेयर ने एक्सपंज कर दिया था, ये बात है। दूसरा ये कि अनुराग ठाकुर जिस ढंग से भाषण कर रहे थे, यूपीए सरकार के दौरान जो तथाकथित घोटालों की फहरिस्त गिना रहे थे, उसमें एक भी घोटाला प्रूव नहीं हुआ, सभी अदालतों ने उसको सभी को रद्दी ठोकरी में डाल दिया। तो कांग्रेस के लोगों का ये फर्ज बनता था, अभी भी बनता है, कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ मुकदमा करेंगे। जिस मामले में कोई दोषी साबित नहीं हुआ, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट में मंत्री रहे हों, चाहे जो राजा से लेकर के जितने भी लोग रहे हैं, किसी के खिलाफ तो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन वो संसद में इस तरह की बात कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब ये घोटाला, ये घोटाला, ये घोटाला, ये सारे नाम गिना रहे हैं। तो एक चीज है, इसको मुझे लगता है कि देखिए, जैसे अभी राहुल कह रहे थे ना, इस देश के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है कि राहुल गांधी चूंकि हमारी बात कर रहा है, राहुल गांधी कह रहा है कि जाति की जनगणना, जाति पर आधारित जनगणना होनी चाहिए, इसलिए एक सारे के सारे लोग जो हैं, जो तथाकथित उच्च वर्ण के हैं या सवर्ण हैं, जो भी कहिए, या सवर्ण मानसिकता वाले हैं, सवर्ण तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग तो खुलेआम समर्थन करते हैं, सामाजिक न्याय का भी समर्थन करते हैं और जाति जनगणना का भी करते हैं। भाई पता लगने दो ना, क्या हुआ कि 52 से लेकर के अभी तक जो विकास की किरणें जहां पहुंची, वो किसके घर में ज्यादा पहुंची, किसके घर में पहुंची ही नहीं, इसके बारे में पता तो लग जाए, क्या दिक्कत है उसमें? डरना क्या है, घबराना क्या है? लेकिन अब उसको इशू बनाया। अब देखिए, जैसे बात हो रही थी ना, आपने कहा था कि साहब ये सरकार 15 अगस्त को तो मोदी जी झंडा फहराएंगे, उसके बाद क्या होगा?
देखिए उनकी सरकार एक कमजोर बैसाखी पे टिकी हुई है। अभी बात हो रही थी एनडीए के अंदर जो बिकरिंग शुरू हो रही है, चाहे वक्फ बोर्ड के नाम पर हो रही हो। अभी आज मैं देख रहा था कि अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में कहीं भाषण कर रही थी कि जाति की जनगणना तो होनी ही चाहिए, करते ही होनी चाहिए। अब बताइए, अब अनुराग ठाकुर पूछे उनसे कि उनकी जाति क्या है, तो उनके अंदर जो केंद्र सरकार में मंत्री है वो भी कह रहा है कि नहीं, जाति जनगणना होना चाहिए। वो चूंकि अपना दल के नेता है, एनडीए के घटक दल के नेता है। तो ये सारी चीजें हैं राजीव जी। और जैसे अभी महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे हम, मुझे रमेश चंथला का बयान बहुत ही सूझबूझ भरा लगा। वो बार बार उनको प्रोवोक कर रहा था करेस्पॉन्डेंट अपने ढंग से कि साहब कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी, तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन वो बार बार कहते रहे कि भाई ये महाविकास अघाड़ी का मामला है, जब सीटें तय करेंगे तब तय कर लेंगे, आपको इतनी चिंता क्यों है? तो इसलिए बेफिक्र रहिए। तो असल बात यह है कि इनकी परेशानियां बढ़ेंगी जब महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजे आएंगे। अगर यही सूझबूझ इंडिया अलायंस के घटक दलों में झारखंड में भी बन जाती है, हरियाणा में तो मेरे ख्याल से कोई अभी अलायंस की बात है नहीं, लेकिन अगर महाराष्ट्र और झारखंड में बन जाती है तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है बहुत बुरी हालत में पहुंचने वाली है। इससे कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि जिस ढंग के इशूज मतलब जो उम्मीद थी कि 240 पे जो जनादेश मिला कि भाई आप संभल करके काम करिए, ठीक ठाक काम करिए, ये सब हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और ये सब मंदिर मस्जिद इन सब मुद्दों से थोड़ा हट के बात करिए, लेकिन घूम फिर करके वहीं पे चले आते हैं। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ये घटना अयोध्या में हुई है, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत अमानवीय घटना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ उसमें किसी मुसलमान का नाम जुड़ा हुआ है। अब वो प्रूफ है नहीं है, अभी तक आरोप है। उस आरोप पे आपने बुलडोजर चला, पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया उसी पे लगा हुआ है कि साहब अयोध्या के राजा और अयोध्या में क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है। भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या हुआ? आईआईटी की छात्रा जो थी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों ने बलात्कार किया, उनके घर बुलडोजर गया क्या? अभी जौनपुर में भाजपा के ही किसी नेता की बच्ची के साथ कुछ ऐसी घटना हुई है, हरदोई में हुआ है। रोज ऐसी घटना है उत्तर प्रदेश के किसी न किसी कोने से, बरेली से, कहां से रोज ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पे बच्चियों के साथ बलात्कार, दुराचार और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो वहां तो कभी, अच्छा ये भी है कि जैसे वो तीर्थ स्थल बन गया है भाजपा नेताओं का, जा जाकर के उनके घर जाना। और पहली बात तो है कि जो पत्रकारिता के जो मान्य मानदंड हैं, आप बलात्कार पीड़ित या उनके परिवार को एक्सपोज नहीं करने होंगे, वो सारा कर रहे हैं। वो रोज जा जाकर के उनके घर पे ये फला जाति की है, ये फला है, ये ऐसा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस नैरेटिव को जनता ने जो रिजेक्ट कर दिया था, अब मुश्किल है कि भाजपा उसी पे आगे चली जा रही है। अगर वाकई राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है या उनसे पूछताछ होती है, हालांकि ऐसी उम्मीद मुझे नहीं लगती है, क्योंकि जो माहौल बन गया उस माहौल में इतनी हिम्मत अब इनके पास नहीं रह गई है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने कहा ना कि सब जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो हो सकता है करें, ये भी करने का अच्छी बात है, ये करने तो बहुत ही अच्छी बात है, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि वो सच बोल रहा है। वो आदमी, वो संसद से लेकर के सड़क तक वो आदमी सच बोल रहा है। वो आदमी जहां जहां त्रासदी होती है वहां पहुंच जा रहा है, वो उनके लोग के साथ कनेक्ट करता है, जुड़ता है, चाहे वो वायनाड के लोग हों या मणिपुर के लोग हों या कहीं पर भी देश भर में जहां कहीं कुछ ऐसी बात होती है वहां एक सहारे के रूप में, संपल के रूप में जाके खड़े हो जा रहे हैं। तो उससे एक इमेज अलग ढंग की बनी है। जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था, सेट किया था 10 सालों में, वो सब धीरे धीरे धराशायी हो चुका है। तो अब अगर कुछ भी राहुल गांधी के खिलाफ ये करते हैं तो इस देश की जनता यही मानेगी कि ये सच बोल रहा था, इनके खिलाफ लगातार लड़ रहा था, डर नहीं रहा था, इसलिए उसको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। और ये उनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। ताबूत में बहुत सारी किलें भी ठुकेंगी। अब मत चिंता करिए आखिरी कौन सी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत ये लोग जुटा पाएंगे, और नहीं जुटा पाएंगे तो फिर वो होगा कि साहब क्यों डर गए। ये बात भी सही है। तो राजीव जी, अभी आने वाले दिन जो है काफी अच्छे रहेंगे, इसमें देखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब संसद का जब सत्र चल ही रहा है, तो कल शकील भाई ने बताया ना कि भाई संसद जो भवन नया बनाया है 1200 करोड़ रुपए खर्च करके, मैं तो बता रहा हूं कि जिस समय इसका उद्घाटन किया था उसी समय इसके बेसमेंट में पानी भर गया था, ये हमको मालूम था। उसके बाद लॉक कर दिया गया, कहा किसी को जाने नहीं, यहाँ तक कि सांसदों को भी वहां नहीं जाने दे रहे थे, उस बिल्डिंग में जाने नहीं दे रहे थे।
भाई उद्घाटन किस बात का करा लिया था? सिर्फ बाफी वीर सावरकर के जन्मदिन से जोड़ने के लिए। तो ये चीजें होगी, अभी सब चीजें उठेंगी, इसमें वायनाड भी आएगा, संसद की नई इमारत भी आएगी और बहुत सारे इशूज जो आएंगे छात्रों पे, नौजवानों पे, जो नीट के पेपर का मामला था, या जिस तरह से दिल्ली में जल भराव हो गया है उसमें बच्चे मरे हैं, या इस तरह के और देश भर में जितनी सड़कें जैसे टूट रही हैं। आज सहारनपुर के बारे में देख रहा था कि 12 फुट नीचे सड़क धंस गई, 1 साल पहले बनी थी, उसका उद्घाटन हुआ था। रामपथ का पता ही है कि अयोध्या में जो रामपथ बनाया था वो 65 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के रेट से बनाया था, वो धंस गई। तो जो हो रहा है, बिहार में जितने पुल गिर गए, धंस गए, वो सारी बातें मुझे लगता है कि इस बार संसद में इनको बेचैन करके रखेगी और सवाल कहीं ना कहीं से ये सारे उठेंगे। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संसद में बहुत सारे सवाल उठने हैं। जरा एक बार फिर से शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे और क्या क्या आप, हालांकि पहले वक्तव्य में आप संसद की बात बता भी रहे थे कि कल 5 तारीख है और कल से कल राहुल गांधी होंगे सदन में और बहुत सारे सवालों के साथ होंगे, बहुत सारे जवाबों के साथ भी होंगे, क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी थे, उसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उसके बाद जितनी भी घटनाएं घटी हैं इन सब का जिक्र आएगा ही। जरा और थोड़ा आगे बताइए कि एक तरफ ये, चूंकि अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में 12 अगस्त तक अभी संसद की जो ये सत्र है ये चलना है, वक्फ बोर्ड में जो परिवर्तन लाना है वो बिल भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही पेश कर दिया जाएगा। ये सब कुछ अगर देखिए, एक मीडिया से रिलेटेड भी, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड भी बिल आने वाला है, वो भी सुनने में आ रहा है। क्या यहां पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष, खासकर उनका जो साथी वर्ग है, ये कितनी तैयार दिखाई देता है ये वर्ग, और कितना यहां पर सरकार को घेरते हुए नजर आता है? कल से क्या कुछ हम देखने जा रहे हैं? देखिए, ये जो आपने 2 बिल का जिक्र किया, वक्फ बोर्ड का और डिजिटल मीडिया के बारे में, ये दोनों इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि सरकार उन मामलों से बचना चाहती है जिसके लिए विपक्ष ने नोटिस दिया है। एक, जो नई संसद बनाई है क्या वो सुरक्षित है? नई संसद जो आपने बनाई है उसमें किस तरह से पानी गिर रहा है, पानी भर रहा है? अभी जयशंकर ने पिछले साल की बात कही, तो पिछले साल को 29 जुलाई को ही 2023 को हमने वहां पे पानी भरने का ट्वीट किया था हमने, लिखा था कि संसद टीवी के पीसीआर में पानी भर गया है। अभी बता देते हैं, खोल के हमारे टाइमलाइन देख ले कोई, हमने उसको रिट्वीट भी किया था फिर 29 जुलाई 2023 को। तो ये सारी चीजें जो है ये सामने लगातार आती चली जा रही हैं, लेकिन सरकार सबको छुपा रही है, सबको डिनाई कर रही है। लेकिन जी हां, ये वाला जो वीडियो है ये हमारा ही था, ये हम ही ने डाला है ये उस दिन। जी हां, इसमें बोलता है वो राज्यसभा है, ये राज्यसभा है। जी हाँ, ये हमारे ही है। और उसके बाद जो बंदर वाला था वो भी हमने बताया था कि वो हमने पहले खबर ही लिखी, क्योंकि जिसने हमें बताया था, हमने कहा कुछ बताओ तो उसने वीडियो दिखाया, कहते साहब डालना नहीं क्योंकि हम वहां अकेले थे, हमने कोई बात नहीं डालेंगे। लेकिन फिर किसी ने उससे ले लिया होगा, जी हाँ यही वाला, तो किसी ने उससे ले लिया होगा, उस डाल दिया किसी ने, तो उसके बाद फिर हमने डाला था ये बंदर वाला। तो अब जैसा कि आपने बताया कि राहुल के पास खबरें पहुंच रही हैं, तो अब खबरें जो है सब जगह पहुंच रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग अब खुश नहीं है। ये जो नई संसद बनी है इससे तो कोई भी खुश नहीं है। अब हम मतलब कहना नहीं चाहते, यहां तक कि जो उच्चतम अधिकारी हैं उनका भी अगर बस चले तो कल आदेश कर दे कि हम पुरानी संसद से कामकाज वापस शुरू कर देंगे। सिर्फ एक मोदी जी की जिद की वजह से वो नई संसद बनी और सिर्फ एक मोदी जी उसको डिफेंड कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो जब अगर ये हालत हो कि सिर्फ मोदी जी के डर से ही सारी बातें हो रही हो, तो मोदी जी का डर जैसे जैसे कम होता जा रहा है तो क्या होगा ये सबको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो बिल है जो वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड का मतलब फिर उसी मुस्लिम नैरेटिव की तरफ लौटना वापस है कि जिसको लेके 10 साल से कर रहे हैं, कोई काम मत करो, सिर्फ मुस्लिम का डर दिखाओ। तो हुआ क्या कि दलित को लेकर, पिछड़ों को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, पिछड़े नहीं है, एससी और एसटी को लेकर है, और पूरे देश में उसको लेकर एक माहौल फिर से सरगर्म हो गया। दलित को नौकरी देना थी, आदिवासी को नौकरी देना थी, वो तो आपने दी नहीं।
नॉट फाउंडेबल सुटेबल, वो एक शब्द लिख दिया जाता है कि इस पद के लिए कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं पाया गया और उनको देने से इनकार कर देते हैं। सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में किसी को भी जो दलित कोटे में नौकरी दी जाना थी वो नहीं दी जा रही है। और ये जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एक बहुत बड़े विवाद का विषय बनेगा। हम कहते हैं इस मामले में कि अभी जो प्रभावित पक्ष है खाली वही अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में एक पासवान ने अपनी राय रखी है, चिराग पासवान ने। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल जो है, मायावती भी, ये भी कुछ नहीं बोली है, कुछ बचा के गोलमाल शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है इस मामले में क्या रुख लेते हैं। लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है और यह विषय संसद का है या सुप्रीम कोर्ट का है, यह भी देखना पड़ेगा। इसका क्या असर पड़ेगा दलितों पे, क्या असर पड़ेगा आदिवासियों पे और आगे जाके ओबीसी पे भी जी, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये सारे इश्यू जो है ये विवाद के ये सरकार पैदा करती है, लेकिन जो मुख्य काम है कि इन लोगों का सशक्तिकरण जो करना था वो कितना हुआ, वो क्या हुआ। भाई ये जाति जनगणना की बात आखिर है क्या, काहे के लिए? राहुल गांधी यही कहते हैं ताकि मालूम पड़ सके कि किस जाति को कितनी हिस्सेदारी है, उसकी कितनी उसकी आबादी है, उस हिसाब से उसको उसका अंश दिया जा सके, उसके लिए योजनाएं बनाई जा सके, उसके लिए काम किया जा सके। क्या बुराई है इसमें? जब आप देश से जाति नहीं मिटा पाए तो उसको मालूम करके और उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ाने की योजनाएं तो आपको बनाना पड़ेंगी ना। और आपने तो ये सब जगह चला ही दिया ना। आपने जब 10% कोटा सवर्ण को दे दिया तो फिर उसके बाद आगे सारी बात बढ़ी गई ना जी। अब तो सबकी जाति मालूम हो जाना चाहिए कि किसकी कितनी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो ये सारे सवालों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए ये वक्फ बोर्ड और डिजिटल मीडिया के ऊपर बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पे क्या है, आज की तारीख में गोदी मीडिया का देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज की तारीख में जो यूट्यूब है वो देश को प्रभावित कर रहे हैं, वो देश में नैरेटिव बना रहे हैं। ये सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। और यहां पे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, सारे लोग हैं और वो सच को दिखाते हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसा माध्यम है कि सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। आपकी बात जनता को पसंद आएगी तो जनता आपको देखेगी और नहीं पसंद आएगी तो जनता आपको नहीं देखेगी। तो आपको जनता के बीच जाके जनता के मन की बात समझना पड़ती है और वो आपको अपने चैनल पे लाना पड़ता है। ये तो बड़ा ओपन माध्यम है, ये तो अच्छा है। ये सरकार को ये पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने अपने पक्ष में भी प्रधानमंत्री मोदी एक दिन मिले थे सारे सोशल मीडिया वालों से चुनाव से पहले, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। गोदी मीडिया की खुद की टीआरपी गिर रही है और ये यूट्यूब पे जो अगर सरकार के पक्ष में आप चलाओगे तो वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा माना जाएगा, वो माना जा रहा है, वो नहीं चल पा रहा है। लोगों ने अखबार पढ़ना तक बंद कर दिया। कितने आश्चर्य और दुख की बात है कि जिस अखबार को हम लोग बचपन से और अपने फादर को पढ़ता देखते हुए आए, फोर फादर को पढ़ता हुआ देखता है, हम सब उसके साथ बड़े हुए हैं, आज हम लोगों ने बंद कर दिया और बच्चों ने तो सवाल ही नहीं कोई उठाता भी नहीं है। हम लोग तो चलो सुबह पत्रकार हैं तो उठा लेते हैं, अभी उठा रहे हैं अखबार को, कम से कम बाहर बालकनी से लाके अंदर लाते हैं और खोलते हैं उसको। उसके बाद कौन कितना पढ़ता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये सही है कि उसको खोलते हैं। सारे अखबारों को खोल के एक बार फ्रंट पेज पे एक निगाह जाती है, फिर अंदर कौन जाता है कौन नहीं जाता पता नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वसनीयता कम हो रही है जी, भरोसा नहीं हो रहा है। ये भरोसा जगाना सरकार का काम होता है, लेकिन ये काम विपक्ष कर रहा है, ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। आप भविष्य की बात कर रहे थे कि भविष्य की हम थोड़ी बात करें तो ये जो 4 राज्यों के चुनाव की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर में हिम्मत कर पाएंगे या नहीं कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 राज्यों में तो हो ही रहे चुनाव और इसमें 2 राज्यों में जो है बीजेपी की या एनडीए की सरकार है, हरियाणा और महाराष्ट्र। फिर झारखंड ऐसा है जहां इंडिया की सरकार है। तो अब इन तीनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, ये कुछ कुछ दिख रहा है जी। लोकसभा के चुनाव में बहुत बुरी तरह हार हुई है एनडीए की महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा में बराबर बराबर हो गए हैं,
तो क्या होगा? हरियाणा जो है अपने आप में बहुत साफ बोल रहा है, बहुत मुखर बोल रहा है, और सब कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है कांग्रेस वापसी कर रही है। और महाराष्ट्र में तो और बुरी हालत है एनडीए की। वहां पे जो महाअघाड़ी है उसको जिस तरह से लोकसभा में समर्थन मिला है, तो वो अब बड़ा मुश्किल है कि वहां पे कुछ कर पाए। जो उसके घटक दल हैं एनडीए के, वो टूट रहे हैं। तो स्थितियां जो है इस वक्त मोदी जी से संभाले नहीं संभल रही हैं। वक्फ बोर्ड पे चिराग पासवान क्यों विरोध कर रहे हैं? चिराग पासवान को उनके पिताजी रामविलास पासवान ला के बीजेपी में छोड़ गए, एक संयोग था। रामविलास पासवान बहुत सी पार्टियों में घूमते रहे, जहां भी सत्ता दिखी वहां गए, ठीक है। लास्ट में वो मोदी जी के पास चले गए और वहां से वो नहीं रहे, चले गए, तो चिराग पासवान को छोड़ गए। तो मोदी जी ने सबसे पहले तो चिराग पासवान को घर के बाहर निकाला। चिराग पासवान वहां रोते रहे, रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित कर दी थी। और गया कौन वहां पे? लालू यादव, राहुल गांधी, उन्हें सांत्वना देने। चिराग पासवान ने फिर अपने पिताजी की तरफ देखा कि सत्ता किधर जा रही है, वो फिर मोदी जी के साथ चले गए, ठीक है। लेकिन वो चिराग पासवान अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, वो कल फिर लालू जी के साथ आ सकते हैं। अगले साल ही तो चुनाव है, वहां पे चिराग पासवान देख रहे हैं ना कि बिहार में क्या होने वाला है। तो क्यों कह रहे हैं? चिराग पासवान ने भी दो काम किए। एक, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बोले, जो कोई नहीं बोला, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली। और दूसरा, वो वक्फ बोर्ड पे बोल रहे हैं। भाई कोई भी गड़बड़ी कहीं पे भी हो, वक्फ बोर्ड में हो, कहीं पे भी हो, करना चाहिए, सरकार का काम है। लेकिन उसका नैरेटिव तुम हिंदू मुसलमान ही अगर बनाते रहोगे तो देश में फिर कुछ और काम नहीं हो पाएगा जी। और हो ही नहीं रहा। अभी हमने नए शहरों की बात करी ना बसाने की। अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर को देख के भिलाई की भी याद आ गई। भिलाई भी बना, कैसी टाउनशिप भिलाई की बनी है, आज बर्बाद हो रही है। वह काम ही काज बंद हो गया है भिलाई में सब कुछ। तो एक शहर बना दो ऐसा, देख ले दुनिया। आप बना सकते हो एक। चंडीगढ़ इंटरनेशनल स्तर का शहर है, मोदी जी ने बनाया क्या? जो नई संसद बनाई उस नई, तो आज की स्थिति में यह है कि मोदी जी के सामने कुछ करने को नहीं है, वो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो ये सारे के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। और यही जो है देश को आगे ले जाएगा, पीछे ले जाएगा, यही जनता के सामने सबसे बड़ी चीज है। और इसी के बारे में अभी जो अगले 3 चुनाव आएंगे उसमें फैसला होगा जी। अगले 3 चुनाव में जो कुछ होने जा रहा है वो साफ साफ अभी से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले 3 दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है संसद के अंदर, उसको भी जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। शकील जी अभी बता रहे थे, बहुत विस्तार से इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपसे भी समझना चाहता हूं कि एक राजनीति राहुल गांधी की है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 से सड़कों पे हैं और आज भी सड़क पे दिखाई देते हैं। दूसरी राजनीति नरेंद्र मोदी की है और जिस भी प्रकार से हो उनकी राजनीति में ये दिखता है साफ साफ, और उनके दूसरे नेताओं में भी ये दिखता है कि एन केन प्रकारन मुझे सत्ता चाहिए, और उस राजनीति में वो सफल होते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी अपनी राजनीति में सफल नजर आते हैं और इधर नरेंद्र मोदी और उनके साथीगण जो हैं वो उस राजनीति में सफल होते हैं। जहां मुसलमान का नाम आए वहां बुलडोजर चला दो, जहां हिंदू का नाम आए वहां से कन्नी काट लो, ये सब भी दिखाई देता है। क्या ये राजनीति जो पिछले 10 साल से चल रही है, 2 साल से राहुल गांधी की दूसरी राजनीति दिखाई दे रही है, आगे भी पैरेलली ऐसे बढ़ते हुए दिखती है आपको? राजीव जी, 31 जुलाई को जब संसदीय दल की बैठक हुई थी तो सोनिया गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि माहौल हमारे पक्ष में है, एकजुटता बना के रखिए। और उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास और आत्म संतुष्टि से बचिए। देखिए, पिछले समय यह हुआ था कि 3 राज्यों के चुनाव को मैं इसके साथ थोड़ा जोड़ रहा हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसमें भी विधानसभा के समय माना जा रहा था कि यहाँ बहुत सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पे पराजित होने जा रही है, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। अब उसके कारण जो है वो सब सामने आ रहे हैं। जो एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि लोकसभा में लगभग 5, साढ़े 4, पौने 5 करोड़ जो है वो वोटर जो है उसकी अफरा तफरी हुई है। और
अब इस अफरा तफरी के कारण थोड़े बहुत नहीं, लगभग 80 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली। मतलब अगर आप उसको रोक सकते थे या उसके ऊपर ठीक ठाक चेक रहता विपक्षी दलों का, तो आज जो है बात कुछ दूसरी ही होती, एकदम विपरीत रहती। मतलब उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती, इंडिया की सरकार बन सकती थी। तो पहली बात तो यह है कि इसमें आपको ये बात तो मान के चलिए, आपके पक्ष में है माहौल, लेकिन आपको अगले 3, 4, 5, 6 जितने भी चुनाव आते हैं अगले समय के पहले, आपको सारे के सारे पूरा का पूरा फोर्स लगाना है और पूरा का पूरा उसको जीतना है। एक एक विधानसभा का बहुत महत्व है। खासकर महाराष्ट्र से बहुत बड़ा संदेश आ रहा है। महाराष्ट्र में देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी इधर चुनौती देते हैं मोदी को या अमित शाह को या बाकी लोगों को, वैसी चुनौती उद्धव ठाकरे दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो यहां तक बोल गए हैं कि मोदी एक बार बंबई आ जाए तो हम बताएंगे कि हम क्या हैं। और अमित शाह के लिए भी बहुत उन्होंने ऐसे ही बहुत ही खराब शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब उसका मैं उपयोग नहीं करना चाहूंगा उस शब्द का, लेकिन उन्होंने भी कहा। तो जहां तक बात इसकी है कि साहस की बात है, वो इस समय सारे के सारे इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, अहमद शाह अब्दाली का नाम तो ले सकते हैं। हाँ, अहमद शाह अब्दाली का नाम तो ले सकते हैं। हाँ, उनका जी हाँ, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। तो इस तरीके से जो बात है, तो वहां पे अब डर का माहौल तो एक तरह से खत्म हो गया। महाराष्ट्र से बहुत बड़ा बदलाव होगा, ये बात तो निश्चित रूप से है। मैं इसको थोड़ा सा, अब साहित्य का विद्यार्थी हो तो एक चीज से जोड़ दूं कि जिस प्रकार से शकील साहब ने बताया, जयशंकर जी ने बताया कि पिछले साल ही जब सेंट्रल विस्टा बना तो जो नीचे जो है उसके तलघर से पानी भरना शुरू हो गया था। मैं इसको टाइटेनिक से जोड़ रहा हूं राजीव जी। जब टाइटेनिक डूबा था तो उसमें भी पानी सबसे पहले इंजन रूम से भरना शुरू हुआ था। और देखिए कि टाइटेनिक टकराया किससे था, वो सफेद रंग के ग्लेशियर से टकराया था। तो मुझे लगता है कि ये जो संसद है और जो एनडीए है, ये टकरा रहा है सफेद टी शर्ट पहने हुए ग्लेशियर से टकरा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उसी तरीका का कुछ हो सकता है। बशर्ते मैं इसको बहुत ही हाईली कोट कर रहा हूं सोनिया गांधी को कि अगर आप आत्मसंतुष्टि और अति आत्मविश्वास में गए तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये सरकार जो है, जैसा कि आपने भी बोला कि सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जो है वो मोदी जा सकते हैं, अमित शाह जा सकते हैं। तो सावधानी बरतनी होगी। तो विपक्ष के पास पूरा माहौल है, उसके पक्ष में है सारा कुछ, उसके पास बहुत मजबूत विमर्श है, एक बहुत मजबूत संगठन बन चुका है और सहयोगी गठबंधन है वो भी एकजुट है। और राहुल गांधी भी है, अखिलेश है, बहुत सारे नए नेता भी आए हुए हैं, हेमंत सोरेन है वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो हम सबका नाम जानते हैं। तो इसमें जो है आप अगर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आने वाला समय निश्चित रूप से इंडिया का हो सकता है, बशर्ते आपको बहुत ही राजनीतिक और रणनीतिक कुशलता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक और रणनीतिक कुशलता के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी बहुत कुछ यहाँ देख सकते हैं आप। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी, जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास भी जल्दी से आना चाहता हूँ। राहुल गांधी की राजनीति और उसमें भी लगातार बीच बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो राहुल गांधी के कद को और बड़ा करती हैं। लेकिन एक दूसरी चीज हम पैरेलली देख रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बिल्कुल राहुल गांधी पर हमलावर हो जाते हैं। चाहे उनके भाषण को देख लीजिए, चाहे उनके ट्वीट को देख लीजिए, चाहे वक्तव्यों को अलग अलग जगहों पे भी देख लीजिए, चाहे वायनाड जा रहे हैं उसमें भी आप नहीं गए जो आपको जाना चाहिए। आप सत्ता पक्ष हैं, केंद्र की सरकार आपकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन बाद गए। उस दिन क्यों नहीं गए? हमने देखिए राजीव जी, यही साबित करता है कि राहुल गांधी सोते जागते भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में किस तरीके से घूमते रहते हैं। मतलब मोदी जी को काम ही नहीं करने देना। अभी तक तो पंडित नेहरू काम नहीं करने देते थे मोदी जी को, जहां कुछ होता था कि पंडित नेहरू की वजह से ऐसा हुआ। अब एक राहुल गांधी भी उसमें जुड़ गए कि अब मोदी जी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो राहुल गांधी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती थी, मोदी जाना चाहते थे वायनाड, लेकिन राहुल गांधी चले गए तो मोदी जी अब कैसे जाए, संकट आ गया मोदी जी के सामने। मोदी जाना चाहते थे वहाँ, हाथरस नहीं जा पाए, राहुल गांधी चले गए तो मोदी जी कैसे जाए। तो ये संकट है ना मोदी जी के सामने कि राहुल गांधी सब जगह पहुंच जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जो है वो भी काम नहीं करने दे रहे हैं मोदी जी को। तो नेहरू जी के बाद दूसरे जो है वो राहुल गांधी अब तैयार हो गए जो मोदी जी को काम नहीं करने दे रहे। राजीव जी, मसला ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जनता के बीच में हो, जनता के सवालों को लेकर और जनता से जुड़े हुए लगातार, नरेंद्र मोदी जनता से बिल्कुल कटे हुए, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के नेताओं से भी कटे हुए। अगर अपनी पार्टी के नेताओं से भी जुड़े होते और अपने कार्यकर्ताओं से भी जुड़े होते तो दिन में जो सपने देखते हैं उस तरीके से सपने नहीं देखते मोदी जी।
और पता नहीं जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। मतलब अगर उसको किसी डॉक्टर के पास उनकी सारी चीजें लेकर जाई जाए, जो वो बोलते हैं, तो जाने क्या क्या दवाई लिख करके दे देगा वो कि इनको ये दवाई दो, ठीक ठाक बोलने लग जाए मोदी जी। तो मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से राहुल गांधी इस समय हावी है, तो मोदी जी के ऊपर नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी है। दूसरा राजीव जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रतिस्पर्धा ये चल रही है कि कौन राहुल गांधी को कितनी ज्यादा गालियां दे सकता है, तो मोदी जी की आंखों में उसके नंबर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक प्रतियोगिता चल रही है। तो उस प्रतियोगिता में भी हमारा आप देखिए, अनुराग ठाकुर जो है वो सदन के अंदर बोलते हैं, कंगना रनौत अपने ट्विटर हैंडल पे बोलती हैं। तो ये भी चल रहा है कि स्मृति ईरानी की जगह खाली हुई है, उसको कौन भरेगा, तो ये भी झगड़ा है। तो स्मृति ईरानी की जगह भी भरी जानी है। तो ये झगड़े कई स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सबके सिर पे चढ़कर बोल रहे हैं। जनता के सिर पे भी राहुल गांधी चढ़ के बोल रहे हैं। जनता समझ रही है कि उनकी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। जनता की समस्याएं राहुल गांधी समझ सकते हैं। जनता की समस्याओं को हल करने का कोई नुस्खा राहुल गांधी के पास है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सारी समस्याओं की जो राहुल गांधी है, मोदी जी को काम नहीं करने दे रहे तो राहुल गांधी काम नहीं करने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नाकारा साबित हो रही है तो राहुल गांधी वजह से हो रही है। तो सब तरफ राजीव जी राहुल ही राहुल है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। राहुल मैं जो है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों हो चुका है। जी, हमारे पास भी राहुल हैं, राहुल लाल जी हैं हमारे इस कार्यक्रम में। राहुल लाल जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, इस राजनीति में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना, हम लोग रूटीन की चीज़ें तो कर ही रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जिधर थोड़ा सा लेकर गए अमलेंदु उपाध्याय जी। क्या यहाँ से राहुल गांधी की जो सियासत है उसको आप समझ पा रहे हैं? ज़रा समझाइए कि 2022 7 सितंबर के बाद से अभी तक राहुल गांधी जो राजनीति करते आए हैं, और उसमें अब जबकि 240 सीटों वाली भाजपा है, नरेंद्र मोदी अभी भी चौड़े होकर घूमते हैं, लेकिन ये सबको पता है और उनको खुद भी पता है कि क्या स्थिति है आज की तारीख में बीजेपी की और कैसे बैसाखियों पर चल रही ये सरकार है। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी के ऊपर हमलावर होने के साथ साथ क्या इतना तो पता होगा कि किसी भी तरह अभी हमला आप कर रहे हैं, कल को आपके ऊपर उल्टा हमला हो सकता है। बीजेपी के सामने, सत्तारूढ़ दल के सामने विपक्ष बहुत मजबूत है। 237 सीटों वाला विपक्ष अभी इस वक्त सदन में है। उस लिहाज से भी जरा राहुल गांधी और इन पूरे विपक्षी जो दल हैं, इसके नेता राहुल गांधी हैं, उनके रोल को अगर आंका जाए, राहुल गांधी के रोल को एक एलओपी के रूप में, तो ये पिछले 2 दिनों में लगभग 2 महीने में इस 2 सत्रों में कैसे आप कहां देखते हैं, कैसे आंकेंगे इसको? राजीव जी देखिए, 7 सितंबर 2022 जो आपने डेट बोला, वो तो बिल्कुल एक माइलस्टोन डेट है इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में, कि वहां से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उसने राहुल गांधी की छवि को बदलना तो छोड़िए, पूरे विपक्ष और पूरे देश की वस्तु स्थिति को बदल के रख दिया। और तब से हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी समाज के अलग अलग तबके के लोगों से जो मिल रहे हैं, वो उनकी वो प्रक्रिया लगातार जारी है। हम लोगों ने देखा कि उनको सुल्तानपुर जाना था, वहां पे न्यायिक कार्रवाई के संदर्भ में रास्ते में वो मोची के यहाँ पे पहुंचते हैं, चितरान जिम के यहाँ पहुंचते हैं, और एक सीधा वो वहां पे जूते का जब सिलाई करते हैं, चप्पल की सिलाई करते हैं, सोचिए कि अब उस चप्पल की कीमत भी जो है कि 10-10 लाख रुपया लोग देने के लिए तैयार है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये स्थिति, उस स्थिति में देश अभी गुजर रहा है कि सदन में विपक्ष काफी मजबूत है, और सड़क पे तो विपक्ष के लिए हवा चल रही है। यानी 4 दिन को जो परिणाम आए हैं वो पीछे की स्थिति है। आज के समय में स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए और कमजोर हुई है, और इंडिया अलायंस के लिए स्थिति और काफी ज्यादा मजबूत हुई है। तो राहुल, और वो मजबूती कहां से आई है राजीव जी? वो राहुल गांधी के इसी पॉलिटिक्स के कारण से आया है। जब वो देखते हैं कि बिना किसी कारण के वो मणिपुर भी पहुंचते हैं, वो प्रधानमंत्री जो माने जाते हैं कि कम से कम कहीं भी नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय में देश के हर हिस्से में जाते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने मणिपुर को छोड़ दिया, राहुल गांधी उसमें भी मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा पे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल थे। तो वो उनकी जो शैली है, आप सोच के देखिए कि ये आलोचना करना कि राहुल गांधी जो है कि वायनाड देर से क्यों जा रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हुए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोगों ने देखा था हिमाचल प्रदेश में जब पिछले साल बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तब भी केंद्र की जो सक्रियता जो होनी चाहिए वो सक्रियता हम लोगों को नहीं दिखी। इस बार किसी तरह से बजट में हिमाचल प्रदेश का नाम आता हुआ थोड़ा सा दिखा हम लोगों को, और अभी भी वायनाड के संदर्भ में जो केंद्र की भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका वहां के त्रासदी से वो भूमिका काफी केंद्र की छोटी है। तो राहुल गांधी के जो पूरा जो पॉलिटिक्स है
उस पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी निपट नहीं पा रही है। मैं तो यही चीज कहूंगा राजीव जी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 के आंकड़े पर लोकसभा में सिमटते हुए दिखी थी। अब तो महाराष्ट्र के अगर हम लोग बातचीत करें तो राहुल गांधी के इसी पॉलिटिक्स का नतीजा यह है इस समय कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो इसमें 105 सीटों पे है, 105 सीटें हैं उसके पास, वो 33 से 45 के बीच में कहीं सिमट जाए तो किसी को कोई आश्चर्य की स्थिति नहीं है। वो 30-35 वाली पार्टी जो है कि महाराष्ट्र में बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव में सिंगल डिजिट पे आ गई थी, उसकी स्थिति हरियाणा में कितनी बुरी होने वाली है और ये कौन करने वाला है। देखिए किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी की भूमिका, किस तरह से वो लगातार टीम इंडिया ये चीज कर रही है कि हम बिल्कुल गारंटी देंगे, गारंटी की बात हो रही है, एमएसपी पे गारंटी, फुल गारंटी। प्रधानमंत्री उस शब्द का नाम लेने से बच रहे हैं। देखिए हम लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जब से जाति गणना भारत में शुरू हुई है, क्या बिना किसी कारण के जनगणना भी इतना कभी डिले हुआ है? इस वर्ष के बजट में भी जनगणना को लेकर कोई भी जो है कि फंड का एलोकेशन नहीं दिख रहा है, सामान्य जनगणना को लेकर सेंसस के संदर्भ में भी। यानी सरकार कब तक 2011 के आंकड़ों से अपनी योजनाओं में काम चलाने वाली है? यह तो एक बहुत ही त्रासदीपूर्ण स्थिति है कि हमारी देश की आबादी कितनी है, सरकार के पास उससे संबंधित ये मोटे से आंकड़े भी नहीं है इस देश के पास। हम लोग अभी 2024 में बैठे और 2011 के आंकड़ों के आधार पर बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो डर है कि वो जनगणना भी नहीं करा पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें जातीय जनगणना का मामला सामने में आ गया, राहुल गांधी ने उसे जोड़ दिया है। जिस तरह से आप सोच के देखिए, कभी बुलेट ट्रेन की बात करते थे प्रधानमंत्री, अरे सामान्य ट्रेनें चल नहीं पा रही है, हर ट्रेन एक्सीडेंट दुर्घटना में हो जा रहा है, रेल मंत्री व्हील मंत्री बनते रह जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आपके रेलवे में पूरे के पूरे पद खाली पड़े हुए हैं, आप वैकेंसी निकाल के उन पदों को भरने के लिए तैयार नहीं है। अगर अभी सोचिए कि राहुल गांधी या कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार होती, जो तमाम उन्होंने वादे किए थे, तभी इन पदों को भरा जाता, और भरा जाता फिर ये इस प्रकार की चीजें नहीं घटती। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं और सोचिए कि कितना खर्च होना है इनका। खुद रेल मंत्री कहते हैं कि ट्रेन कोलाइजन रोकने के लिए 63,000 करोड़ का बजट चाहिए। तो भाई किस चीज का ढिंढोरा पीटते हैं? या तो आप 63,000 करोड़ रुपया खर्च कीजिए और गारंटी दीजिए कि भारतीय ट्रेनों का एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन केवल बातों का करना है। इसलिए इनके पास राहुल गांधी के पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं है। तो ध्रुवीकरण के लिए मुस्लिमों पर हमला कीजिए। इनका हिंदुत्ववाद का मामला राजीव जी पूरी तरह से खो चुका है, वो पूरे देश में देखा है। वो हम लोग अयोध्या में देख चुके हैं, वो हम लोग उत्तराखंड में भी देख चुके हैं, बद्रीनाथ का भी चुनाव हार चुके हैं। तमाम धार्मिक स्थानों पर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपना चुनाव ही कैसे जीते वो दुनिया देख चुकी है। फिर भी अभी भी जबरन वो हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं और मुस्लिमों के ऊपर हमले करने की पुरानी रणनीति पर चल रहे हैं। जनता के तरफ से काफी कठोर प्रतिक्रिया है, जनता इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। जनता इसमें दो ही चीज चाह रही है कि जो राहुल गांधी ने नारा दिया है, प्यार मोहब्बत के पैगाम के साथ रहे और बेरोजगारी की जो समस्या है उसको किसी तरह से सरकार सॉल्व करे। और इन तमाम चीजों को मुद्दा किसने बनाया? उसको मुद्दा बनाया राहुल गांधी ने। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दे और उसमें भी एक डरो मत का जो नारा उन्होंने दिया, वो नारा अभी पूरे विपक्ष में बहुत मजबूती के साथ दिखाई देता है। और उसमें अभी दीपक जी जो उद्धव ठाकरे की बात कह रहे थे, उद्धव ठाकरे ने भी शायद उसी डरो मत के नारे को आगे बढ़ाया है। और जो बात दीपक जी, वो उद्धव ठाकरे ने जो कल भाषण दिया है पुणे में, उस भाषण को सुनिए तो वो डरो मत के उस नारे को काफी बुलंद किया। अंदर से उन्होंने उन शब्दों का, उन चीजों का इस्तेमाल किया है जो शायद पिछले दिनों विपक्ष नहीं कर रहा था, और उसको इन्होंने किया। चाहे वो खटमल की बात हो, खटमल की तरह मसल देंगे, चाहे उन्होंने तरबूज की तरह दिखने वाला हो, और चाहे अहमद शाह अब्दाली की बात की हो, तो सब कुछ। क्योंकि और उसके बाद कहते हैं कि शुरुआत किसने की? आपने शुरुआत की है तो सुनिए। तो ये भी है राहुल लाल जी, आप जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कुछ जोड़ रहे हैं, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए जल्दी से आना चाहता हूं जयशंकर जी के पास में। जी दीपक जी। जी, मैं केवल एक वाक्य जोड़ना चाहता था इसमें कि उद्धव ठाकरे के इस भाषण को सुनने के बाद पूरे महाराष्ट्र में ये बात कही जा रही है कि हमें बाला साहब ठाकरे की याद आ गई है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं बाला साहब ठाकरे की भाषावली का कभी भी प्रशंसक नहीं रहा, बल्कि विरोध ही किया था। लेकिन अगर ये बात कही जा रही है कि उसको लोगों को बाला साहब ठाकरे की याद आ रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पर एनडीए सरकार को और बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर बाला साहब के नाम से सारे के सारे वोट तब्दील हो गए एनडीए को, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जी जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जयशंकर जी, एक बात समझना चाहता हूं,
संसदीय राजनीति को बहुत नज़दीक से कवर कर रहे हैं, आप करते आए हैं। 240 सीट के बाद भी 272 पे पहुंचे नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतने अहंकार में, इतने कॉन्फिडेंस में, अहंकार भी और कॉन्फिडेंस भी दोनों पैरेलल ही चल रहा है। आखिर कैसे, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अब देखिए, चाहे बिल्स की बात हो, जो लाने जा रहे हैं विधेयक, जो पास करवाने की बात हो, या और वो भी जैसे कहते हैं ना, डंके की चोट पे, हम तो वही करेंगे हम जो चाहते हैं। क्या ये राजनीति और इस राजनीति के अंदर कुछ और है? क्या कुछ हो सकता है? कई बार सोचने के लिए मजबूर होता हूं, इसलिए मैं ये आज इस मंच से ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं। नहीं राजीव जी, देखिए, तो मोदी जी की जो कार्यशैली है वो फासिस्ट है, फासीवादी कार्यशैली है। उसमें यही होता है कि या तो उसका पूरा अंत होता है, जैसे जब तक हिटलर था तो हिटलर इसी तरह के रास्ते से चलता था, और जब तक अंत नहीं हुआ तब तक उसी रास्ते पे चलता रहा। उसको कहीं कोई ये नहीं हुआ कि नहीं हमको थोड़ा बैक करना है या थोड़ा पीछे होना है या कुछ और सोचना है। तो एक कार्यशैली है ये, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में भी हो सकती है, और बाकी उनका जो मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में, उससे लेकर के अभी तक उनकी यही कार्यशैली है। इसलिए उससे बहुत ज्यादा तो पीछे नहीं हुए। एक बार जरूर हल्का सा हुआ था, जब एनडीए की जो पहली बैठक हुई थी संसद के केंद्रीय कक्ष में, और उसमें उन्होंने जरूर, आप देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव में 416 बार उन्होंने मोदी की गारंटी, मैं कर रहा हूं, मैं कर दूंगा, मैं करूंगा, मैं के अलावा कुछ नहीं, मतलब 416 बार कहा था। लेकिन एनडीए की जो बैठक हुई थी एनडीए सांसदों की, उसमें एक बार भी उन्होंने मैं और मोदी की गारंटी का नाम नहीं लिया। 39 बार उन्होंने एनडीए की सरकार, एनडीए के कार्यक्रम, एनडीए का ये मिनिमम प्रोग्राम, उसके बारे में वो बार बार बोलते रहे, लेकिन कभी वो अपना नहीं बोले। लेकिन अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, चूंकि चाहे जनता दल यू हो, चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो, अब किस कारण से हो रहा हो मालूम नहीं है, लेकिन उनको फिर अचानक एक ऊर्जा मिल गई, जिसमें उन्होंने इन लोगों को इनकी हैसियत बता दी। इनके मंत्री पद बहुत कम दिए एक तो इन लोगों को, और दूसरे ऐसे ऐसे मंत्रालय दिए जिसको कि मतलब कोई पूछता भी नहीं है। एक भी ऐसा मंत्रालय नहीं दिया नीतीश कुमार के लोगों को, या चंद्रबाबू नायडू के लोगों को, या जयंत चौधरी को भी आप कह सकते हैं, जिससे लगेगा कि हाँ साहब, इनका सहभागिता है और एनडीए की गठबंधन की सरकार चलाने का उनकी कोई इच्छा शक्ति है। तो ये तो नहीं रहा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वो इस रास्ते पे चलेंगे, अभी वो चलेंगे ही चलेंगे। दूसरा जो है, एक बात है जिस पर दीपक जी ने भी कहा था, और उसको लोगों ने गंभीरता से उतना लिया नहीं अपोजिशन ने। मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। मोदी जी को ये मालूम है कि 70-80 सीटों का जुगाड़ तो हमारा चुनाव आयोग और राजीव कुमार जी कर ही देंगे, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी चुनाव होगा तो वो इसका जुगाड़ तो करवा ही देंगे। कि वोट पड़ेगा जितना कम, उससे ज्यादा वो 4-5 करोड़ वोट जोड़वा देंगे, और उसमें फिर अपना हम खेल कर लेंगे, तो बाकी जो सीटें बनेगी उससे अपना बना लेंगे। तो या तो आप 80 को माइनस करके अगर आप बढ़ते हैं आगे, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को इसको संसद से लेकर सड़क तक और अदालतों तक भी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए इस मामले को, कि भाई ये चुनाव आयोग साफ साफ बताए कि जितने वोट पोल हुए थे उससे अधिक मतों की गिनती कैसे हो गई। और खास तौर से 2 राज्यों में, जहां आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 2 राज्यों में बताते हैं लोग 14-15% का फासला हो गया, और इन्हीं दोनों राज्यों से इनकी सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार बन गई केंद्र में। तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपोजिशन को, अगर थोड़ी गंभीरता है राजनीति में करनी है तो। देखिए, हवाई ठीक कर रहे थे वो, कि सोनिया गांधी ने कहा था कि साहब ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है और एकता को बना करके रखने की जरूरत है, तो उसमें एक जरूरी है। देखिए, मैं बार बार जो इसको कहता हूं कि टेक्निकल इश्यूज को पकड़ करके आपको इनको घसीटना होगा, चाहे अदालत से लेकर के जो फ्रंट मिले, जो मंच मिले आपको, उन मंचों पे इनके खिलाफ जाना पड़ेगा आपको, टिट फॉर टैट की शैली में। आप देखिए, कोई भी एक छोटी सी बात होती है तो राहुल गांधी के खिलाफ पूरा सोशल मीडिया पे जो आईटी सेल है, उसके जो ट्रोल ब्रिगेड है, वो सारे के सारे लोग जुड़ जाते हैं। जो टीवी चैनलों पे आते हैं, जो पत्रकार, जो संगी हैं, चट्टी छाप लोग हैं, वो सारे के सारे लोग एकदम एक सुर से वही बातें बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस की टीम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है। कांग्रेस से उस ढंग की बम्बार्डिंग या उस ढंग से जो करने वाली चीजें होती हैं,
वो कभी होता ही नहीं है जिस ढंग से होना चाहिए। तो राहुल गांधी को सबसे पहले तो अपनी टीम को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा, आक्रामक बनाना पड़ेगा। जिस ढंग के आक्रामक तेवर राहुल गांधी संसद से लेके सड़क तक दिखा रहे हैं या दिखाते हैं, उसी तरह की आक्रामकता उनकी टीम में भी रहनी पड़ेगी। और ऐसे लोगों से भी बचना पड़ेगा जो उनके बारे में कहते हैं कि अभी भी बीजेपी के कई स्लीपर सेल वहां बैठे हुए हैं, उनके आसपास भी मंडरा रहे हैं लोग। तो उनसे भी थोड़ा सा उनको सतर्क रहना होगा कि कब वो इस बात पे बोल करके कहां फंसा देंगे या क्या कर देंगे। तो ये भी जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना, उस दिन जो अनुराग ठाकुर का भाषण था, जितने घोटालों के नाम गिनाए और कहा कि साहब इन्होंने किए, तो उसमें पूछना चाहिए कि भाई इसमें कौन सा घोटाला हुआ। और यहां नहीं बल्कि संसद से नहीं बल्कि अदालत में भी जाना चाहिए, घसीटना चाहिए कि हाँ भाई प्रूव करो, बताओ ये क्या क्या घोटाले थे जो आपने गिनाए संसद में, उसमें क्या हुआ। तो इस तरह की चीजें, या जब प्रधानमंत्री वाला मामला है, आप एक प्रिविलेज नोटिस तो दे ही देना चाहिए कि भाई जिसको स्पीकर ने ही एक्सपंज कर दिया हो, उसको प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि लोगों से ट्वीट करके कि हाँ साहब इसको इस भाषण को जरूर सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए जब सदन में ही एक्सपंज हो गया है, कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है। तो ये सब चीजें हैं, इन टेक्निकल इश्यूज को पकड़ करके आपको रहना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक तो उन्होंने बना लिया है कि जब भी सीईसी और ईसी जो भी होंगे वो मोदी जी के होंगे, सरकार के होंगे, सरकार जिसको चाहेगी वही बनेगा। वो उन्होंने पुख्ता इंतजाम कर लिया है, तो उसको तो आप रोक नहीं पाए। अब यह है कि जो मतों का जो अंतर आया है, जो पोल्ड वोट हैं और काउंटेड वोट हैं, उनका जो अंतर आया है, इसको बड़े पैमाने पे, लेकिन वही है कि इसमें आपको थोड़ा एडीआर से की मदद से पूरा तथ्यों के साथ आपको जाना पड़ेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत तथ्य दे रहे हो या उसको लेकर के वो चुनाव आयोग आप ही पर भारी पड़ने की कोशिश करने लग जाए। तो उसकी पूरी तैयारी के साथ, गंभीरता के साथ इस इशू को बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी का जो जनता में तो खारिज हो रहे हैं, जनता में तो उनका आज जो अंधभक्तों की संख्या भी धीरे धीरे छीड़ हो रही है। अंधभक्तों में से लोग कह रहे हैं साहब कि हमने पिछले चुनाव में वोट दिया, 2014 में भी वोट दिया, लगातार वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारे घर पे ही बुलडोजर चल जा रहा है, ये तो कौन सी सरकार है, इसके लिए थोड़ा हम लोग लाए थे। तो वो सारी चीजें हो रही है। और बात बहस में भी, आम चर्चाओं में भी, सार्वजनिक चर्चाओं में भी लोग अब उस ढंग से अग्रेसिव नहीं होते हैं मोदी जी के लिए या उनकी पार्टी के लिए या उसके लिए। अब लोग कहते हैं कि नहीं, बात तो सही है, आप कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ी रही है, बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, हमारे घर का हमारा भतीजा, हमारा भाई, हमारे गांव का आदमी, वो सब बेरोजगार है। अब हम लोग अपने गांव में कभी जाते हैं तो 10 लोग आ जाएंगे, साहब हमारे भाई को, हमारे बेटे को, भतीजे को कहीं नौकरी लगा दीजिए। हम लोग की हैसियत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन इस लेवल तक पहुंचा है मामला, तो लोग इससे तंग तबाह हो रहे हैं। और लोगों में लग रहा है कि आदमी 10 साल से चुटकुले सुना करके, जुमले सुना करके, अभी देखिए 15 अगस्त को जो भाषण होगा, मैं तो कहता हूं कि इस पर किसी को काम करना चाहिए, किसी शोधार्थी को, राजनीतिक शोधार्थी को, कि पिछले 10 वर्षों में जितने इन्होंने भाषण किए लोकसभा में और जो जो घोषणाएं की, उसको निकाल करके वो उस पर अमल किस पर हुआ, इसकी भी होनी चाहिए। और जैसे आप राजीव जी कह रहे थे कि अभी 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर का भी होने वाला ही है, फिर अगले साल जो है फरवरी महीने में दिल्ली में होने वाला है, फिर उसके बाद किसी और राज्य में भी होने वाला है। मोदी जी और उनकी सरकार जब भी होता है चुनाव लोकसभा का आता है, तो उनको 1 नेशन 1 इलेक्शन याद आता है। उसके बाद पूरे 5 साल तक एक बार भी याद नहीं आता, कभी चर्चा भी नहीं करते। भाई मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आपकी निष्ठा है 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने में, तो यार ये जो फरवरी में दिल्ली का होने वाला, तो इसी के साथ ही एक साथ ही कर लो ना। जम्मू कश्मीर चारों विधानसभाओं का एक साथ ही करा लो ना चुनाव, या लोकसभा का चुनाव था तो उसी के समय ये भी करा लिए होते। 3-4 विधानसभाओं का चुनाव हुआ, ये भी 3-4 का हो जाता, थोड़ा आगे और पीछे कर लेते। लेकिन आपकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ एक नारेबाजी है। जुमलों से आप सरकार चलाना चाहते हैं, जुमलों से आप जनता को खुश करना, तालियां बजवाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ आपके पास है नहीं। तो यही बात है राजीव जी। लेकिन यही है कि मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर कांग्रेस ने जोश में होश नहीं खोया, इंडिया अलायंस के बीच में ईमानदार गठबंधन बना रहा, कांग्रेस अपनी गुटबाजियों पे काबू पाती रही, पा सके हरियाणा में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे और राज्यों में, तो मुझे लगता है कि ये 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है, ये मोदी जी के लिए बहुत भारी सबक होगा। और हो सकता है कि उसके बाद उनके और फांसीवादी कदम आगे बढ़े,
या हो सकता है कि थोड़ा उसमें सुधार भी आए। हमको नहीं लगता कि सुधार आएगा। जी राकेश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जयशंकर जी। और इस चर्चा में हम लोगों ने बहुत अलग अलग मुद्दे और खासकर जो देश की सियासत में राहुल गांधी की राजनीति और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है इसको समझने की हम कोशिश कर रहे थे। कल से फिर से संसद की कार्यवाही शुरू हो रही है और बजट सत्र चल रहा है। ये मानसून सेशन, मानसून का वक्त है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं खूब हो रही है, कहीं सूखा है। देश के हालात आप जानते हैं, लेकिन इसकी चिंता से इतर देश में राज करना नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का एक ही शगल है, वो भी साफ साफ दिखाई देता है। 15 अगस्त भी इसी महीने में है और 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी क्या भाषण देंगे इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पे निकलेंगे, कई अलग अलग देशों की यात्रा पे जाने वाले हैं, ये खबर भी आ रही है। लेकिन राहुल गांधी भी विदेश जाने वाले हैं, ये भी खबर आ रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में राहुल गांधी अमेरिका जाने वाले हैं, ये खबर भी आ रही है। और 4-5 दिनों के लिए अमेरिका जाएंगे, उनकी तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन देश में जो कुछ हो रहा है उस पर निगाहें हमारी आपकी टिकी हुई हैं। अभी संसद के सत्र में जो कुछ होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, पहुंचाते आए हैं। राहुल गांधी का हो सकता है कि एक भाषण और हो और वायनाड से लौटकर, जैसा शुरुआत में शकील अख्तर जी कह रहे थे। तो ये सब